हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले 2017 का जो अमीन पटवारी का जो पेपर हुआ था उसका गणित का पोर्शन करने वाले हैं। आपका अभी जो अपकमिंग दिसंबर में आपका जो एग्जाम होना है, जो अमीन पटवारी का जो अभी नोटिफिकेशन आया उसका एग्जाम होना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका गणित और रीजनिंग का पोर्शन अच्छा खासा है। 20 नंबर का आपका गणित का आना है, 20 नंबर का आपका रीजनिंग का आना है, तो मेजर पार्ट यही एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका 2017 का जो पेपर हुआ था अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, ठीक है ना, व्यापम द्वारा लिया गया था अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न 41 से 42 के लिए विवरण दिया है कि कुछ दोस्त स्वीट इंडिया गए और उनके द्वारा खाए गए रसगुल्ले के बारे में निम्नलिखित जानकारी। ठीक है ना, एक बेकरी या फिर दुकान है, बोल लो स्वीट इंडिया नाम का, वहां गए और क्या है जो उनके जो दोस्त है ना, और जितने दोस्त गए हैं उनके बारे में विवरण दिया है, क्या क्या किए हैं उन्होंने। गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए। ठीक, रसगुल्ले के बारे में बताया जा रहा है कि अब अगर मैं मुझे तुम्हारा 5 स्टेटमेंट दिया है ना, 5 स्टेटमेंट से देखना है कि नीचे का जो दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए। अब गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए, अगर मैं बेसिक अगर इसका इक्वेशन बोलूं या फिर बेसिक इक्वेशन बनाना चाहूं तो गणेश ने, ठीक है ना, गणेश ने किससे, अक्षय से 8 कम खाए। और 8 कम खाए तो मतलब 8 माइनस कर दिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए। ठीक है भैया, ये रहा दिलीप और ये रहा राजा, दोनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाए, 37 रसगुल्ले खाए। जूली ने दिलीप से 8 ज्यादा खाए। ठीक है, ये रहा जूली ने किससे, दिलीप से 8 कितने खाए, ज्यादा खाए। ठीक है, 8 ज्यादा खा लिए। अक्षय ने दिलीप से 5 ज्यादा खाए। अक्षय ने क्या किया, दिलीप से क्या किया, 5 ज्यादा खाए। ठीक है, आगे के स्टेटमेंट बोल रहा है कि अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 खाए। ठीक है, क्या बोला है कि अक्षय और गणेश दोनों ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए, 40 रसगुल्ले। तो ये जो 5 आपका स्टेटमेंट था, पांचों स्टेटमेंट से एक एक चीजें मुझे दिख गए। ठीक है ना, अब देखते हैं कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। बोला है कि जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए। मुझे जूली और दिलीप का देखना है, जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए। तो ये रहा जूली, ये रहा दिलीप। अब मुझे देखना है कि सभी के स्टेटमेंट से मुझे क्या क्या पता चल रहा है। यहाँ पे देखो कि ये है तुम्हारा अक्षय और गणेश। अक्षय और गणेश क्या है, अक्षय और गणेश ने मिलकर कितने खाए, 40 खाए। ठीक, अक्षय और गणेश के बारे में ये जो पहला स्टेटमेंट है और आखिरी स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला गया है। अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अक्षय के जगह में गणेश की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, अक्षय -8 लिख सकता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, पांचवें स्टेटमेंट और पहले स्टेटमेंट से यहाँ से दोनों स्टेटमेंट से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ कि ये रहा क्या, अक्षय, और गणेश की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, मैं a-8 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है ना, कितने के बराबर है, 40 के बराबर। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2a कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a कितने के बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अक्षय कितना खाया होगा, अक्षय खाया होगा 24। जब अक्षय 24 खाया है और अक्षय और गणेश दोनों मिलकर 40 खाए हैं, तो गणेश कितना खाया होगा, 16 खाया होगा। ठीक है ना, गणेश कितना खाया होगा, 16 खाया होगा। अब बोला है, अब मुझे देखना है कि जूली और दिलीप का ये वाला स्टेटमेंट है, जूली और दिलीप के बारे में। अब देखो कि दिलीप के लिए मैं अक्षय का अगर मुझे पता है तो दिलीप का पता हो चल जाएगा। अक्षय अगर 24 खाया है तो दिलीप कितना खाया होगा, इससे 5, अक्षय जो है दिलीप से 5 अधिक खाया, इसका मतलब दिलीप जो है अक्षय से 5 कम खाया होगा। तो मेरा दिलीप कितना खाया होगा, 19 खाया होगा। दिलीप कितना खाया है, मेरा 19 खाया। दिलीप कितना खाया है, 19। यहाँ पे भी दिलीप कितना, 19 लिख लो। अक्षय कितना है, 24। अब देखो जूली जो है दिलीप से 8 अधिक खाया है। जूली जो है दिलीप से 8 अधिक खाया है, तो जूली जो है दिलीप से 8 अधिक खाया, तो मतलब इससे 8 अधिक मतलब जूली कितना खाया होगा, खाई होगी 27 खाई है। जूली कितना खाई है, 27। अब बोला है कि जूली और दिलीप ने मिलकर कितने खाए। जूली और दिलीप ने मिलकर कितने खाए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जूली का कितना, जूली का हो गया मेरा 27 और दिलीप का हो गया मेरा कितना, 19। अगर मैं जोड़ू दोनों को तो 20 और 20 40 और 6 46, कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर कितना खाए हैं, 46। ठीक है ना, दोनों मिलकर कितना खाए हैं, 46 खाए। ठीक है ना, चलिए, तो दोनों मिलकर कितना खाए हैं, 46।
यहां से। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट को देख के मुझे सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये दूसरा 42वां बोला है, यदि एक रसगुल्ले की कीमत 2 रुपए है तो उन दोस्तों ने, एक रसगुल्ले की कीमत कितने रुपए है, 2 रुपए है, तो उन दोस्तों ने कुल कितना बिल अदा किया होगा। इसका मतलब है कुल रसगुल्ला कितना है, ठीक। पहले तो मुझे कितना देखना पड़ेगा, कुल रसगुल्ला। कुल रसगुल्ला भी मुझे देखना है कि कितने कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। देखो गणेश, अक्षय, दिलीप, राजा, 5 है ना, ठीक है ना। गणेश, अक्षय, दिलीप, राजा और जूली, ठीक है ना। 5 दोस्त हैं, पांचों दोस्त मिलकर कितना खाए हैं वो देखना है मुझे। अब देखो मुझे अक्षय का पता चल गया, गणेश का पता चल गया है, दिलीप का पता चल गया है और जूली का पता चल गया है। तो मुझे एक का बाकी है, किसका बाकी है, मेरा राजा का, ठीक है ना। राजा का बाकी है, तो राजा कितना खाया होगा, राजा का देख लेते हैं। राजा कितना खाया होगा, दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए। दिलीप और राजा ने मिलकर कितना खाए, 37। मुझे दिलीप का पता है 19 है, ठीक है ना। मुझे दिलीप का पता है 19 है, तो मेरा राजा का कितना हो जाएगा, 37 में कितना घटाओगे, 37 में घटाओगे कितना, 19, तो मेरा कितना किसका बन जाएगा, राजा का बन जाएगा। फिर 19 दूनी 38 होता है, तो 18, ठीक है ना। 18 किसका हो गया, राजा का। अब मुझे सभी दोस्तों का पता चल गया कितना कितना खाए हैं, तो मुझे अब अगर मैं कुल रसगुल्ला कितना खाया है अगर मुझे देखना है, अगर टोटल रसगुल्ला कितना खाए हैं देखना है, टोटल रसगुल्ला, ठीक है ना, टोटल रसगुल्ला देखना है, तो सभी का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी का ऐड करना पड़ेगा। अगर सभी का ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कर लो, दिलीप और राजा कितना हो गया, 37, ठीक है ना। दिलीप और राजा का कितना, 37, 2 दोस्त का हो गया। उसके बाद देखते हैं अक्षय और गणेश, अक्षय और गणेश का 40, अक्षय और गणेश का कितना, 40। एक दोस्त और बच गई, कौन, जूली। जूली कितना खाई है, 27 खाई है। जूली कितना खाई है, 27 खाई है। ऐड करो सभी को, कितना हो जाएगा, ये हो गया 77 और 7, 77 हो गया आपका 84 और 20, 20 कितना हो गया, 104, ठीक है ना। 104 रसगुल्ले, टोटल कितने रसगुल्ले खाए हैं हम लोग, 104 रसगुल्ले खाए हैं, ठीक है ना। 104 रसगुल्ले और एक कितने रसगुल्ले, टोटल रसगुल्ला कितना, 104, और एक रसगुल्ले का कीमत कितना है, 2 रुपए, ठीक है ना। एक रसगुल्ले का कीमत कितना है, 2 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 208 रुपए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 208। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, अगर जो चीजें जिनका स्ट्रांग है मैथ्स वो तो आसानी से कर लेते, लेकिन जो जिनका थोड़ा सा वीक है मैथ्स वाला पोर्शन, तो क्या करते, थोड़ा सा आराम से करना था, ठीक है ना। जो 5 स्टेटमेंट दिया है, इन्हीं 5 स्टेटमेंट को देख के, मिला के मुझे एक जने का निकालना है, ठीक है। एक जने का निकालने के बाद देखना है कि कुल रसगुल्ला कितना है, और एक रसगुल्ले की कीमत कितना है, 2 रुपए। तो टोटल कितना बिल पे किए होंगे उन लोगों ने, ठीक है ना। कितना अमाउंट पे किए हैं, कि कितना अमाउंट है पे, कितना, तो 208 रुपए पे किए होंगे, ठीक है, 208 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि जब 2 के पावर 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। इससे रिलेटेड हमारा जो मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है, वहां पे शेषफल के लिए थ्योरम वगैरह हो गया, आपका विभाजकता का रूल हो गया, आपका जो सीरीज वगैरह हो गया, वो जो हमारा पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें हम करा चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में। ये क्वेश्चन था, सीधा सीधा वहीं से उठा है, ठीक है ना। अब देखो कि जब मैं किसी भी संख्या को भाग देता हूँ, ठीक है ना, किसी भी संख्या को मान लो भाग दे रहा हूँ x को y से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखिएगा कि जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, और एक तो क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर होगा, निगेटिव रिमाइंडर। अब पॉजिटिव रिमाइंडर किस केस में होगा, जब आपका अंश वाला क्या हो, अंश बड़ा हो, ठीक है ना, अंश बड़ा हो किससे, हर से, अंश बड़ा हो हर से। जैसे मैं बोला कि 9 को किससे भाग दे रहा हूँ, 8 से भाग दे रहा हूँ, 9 को मैं किससे भाग दे रहा हूँ, 8 से भाग दे रहा हूँ। इसका मतलब है 9 को 8 से भाग दूंगा तो 9 8 एकम 8, शेषफल कितना बचेगा, 1, ठीक है ना। अब मैं इसी को जस्ट अपोजिट कर दूं, मैं क्या करूं कि 8 को 9 से भाग दूं, 8 को 9 से भाग दूं, तो इनकी इसकी क्या है, 2 शेषफल बचेंगे। एक तो 8 हो सकता है शेषफल, एक तो रिमाइंडर कितना होता है, 8 हो सकता है, एक तो रिमाइंडर हो सकता है माइनस का 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर दोनों होते हैं, ठीक, पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर। तो जब मेरा अंश क्या हो, छोटा हो किससे, हर से, तो दो रिमाइंडर मिलते हैं मुझे, एक तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक तो मेरा निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखता हूं कि 2 का घात कितना लिखा है, 2 का घात 2017 लिखा है। इसको मुझे भाग देना है किससे, 5, किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे
जब 5 से भाग देना है तो मुझे मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसके लिए मैं जब मैं पढ़ा रहा था ना तो फर्मेट थ्योरम पढ़ाया हूँ, फर्मेट के साथ साथ यूलर्स थ्योरम पढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फर्मेट लगा सकते हैं, फर्मेट थ्योरम पढ़ाया तो क्या कर सकते हैं, फर्मेट लगा सकते हैं। अगर मैं देखूं ये 5 है और ये 2 है, अगर मैं 2 का घात 2 लिखूं, 2 का घात 2 लिखूं तो कितना होगा 4, 4 और 5 क्या है आसपास है, निगेटिव रिमाइंडर से मैं इसको बना सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 का घात 2 तो बचेगा यहाँ पे कितना। अब मुझे क्या करना है, जिसके जितना घात लगाया हूँ उससे इसको क्या करना है, ऊपर वाले को भाग देना है। तो 2017 को अगर मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 2017 को मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 2 से, सॉरी 2017 को 2 से भाग दे रहा हूँ, कितना आएगा मेरा 2 एकम 2, ठीक है ना। उसके बाद 2 शून्य शून्य और उसके बाद फिर 2 शून्य शून्य और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। इसके घात में कितना बच जाएगा 2 शून्य शून्य 8, लेकिन ये तो 17 है, 17 है मतलब है कि 2 का घात 1 और बचा होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको गुणा करूं कितना आएगा 2016 आएगा, 2016। और जब आधार बराबर है तो घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो मैं अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई करता तो 2016 और 1 कितना हो जाता, 17 हो जाता, ठीक। तो मैं इसकी जो लिखा हुआ है ना 2 का घात 2017, इसको मैं ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं मुझे क्या करना है, इसको 5 से भाग देना। अब मुझे इसको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना। अब मुझे इसको 5 से भाग देना। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ 2 का घात 4, 2 का घात 2 कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ। 4 के घात में 108 बटे में क्या लिख सकता हूँ 5, ठीक है ना। गुणा के रूप में क्या है 2 का घात 1 है। अब देखो यहाँ पे देखो ये 5 है, 5 से 4 को भाग दूंगा, देखो यही वाला आ गया ना। देखो 8 मैं 9 से 8 को भाग दे रहा था, इसका मतलब मेरा हर क्या था, बड़ा था, हर बड़ा था। तो उस केस में मैं क्या किया कि इसके 2 रिमाइंडर बन सकते हैं। इनके कितने, इसके कितने रिमाइंडर बन सकते हैं, 2 रिमाइंडर, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो अगर मैं इसका निगेटिव रिमाइंडर लूं, इसका मैं क्या लूं, निगेटिव रिमाइंडर लूं, तो निगेटिव रिमाइंडर लूं कितना आएगा, माइनस का 1 का घात कितना 108, ठीक है ना। 108 बटे में क्या लिख सकता हूं मैं 5, ठीक, गुणा 2 का घात 1। अब मैं अगर -1 का घात 108 करूं, -1 को 108 बार गुणा करूं, इसका मतलब है कि जैसे -1 है, -1 के पावर में अगर ऑड है तो -1 आएगा आंसर, अगर इवन है, सम है, तो क्या आएगा वैल्यू हमारा +1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन है, सम है तो क्या आएगा +1, 1 का घात 1 गुणा 1 करूं कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 2 बटे में कितना 5। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं 2/5 और 2 को मैं 5 से भाग दूं, 2 को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता 2, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आता 2। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाया था ना, रिमाइंडर थ्योरम में सारी चीजें पढ़ाया गया है। जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है एक बार पढ़िएगा उसको, जो हमारा पहला चैप्टर तो समाप्त हो गया नंबर सिस्टम का। दूसरा चैप्टर आपका जो भिन्न और दशमला है उसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, लेकिन उसका क्या करना है, हमें क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाए पहले एक। अब देखो कि मैं बोला कि जो अगर अंश क्या है हर से बड़ा है, सॉरी अंश जो है हर से बड़ा है तो क्या आएगा, रिमाइंडर, एक रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मेरा जो अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है तो 2 रिमाइंडर बनेंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। वही केस हुआ कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 के आसपास ला सकता हूँ। 5 के आसपास लाने के लिए मैं क्या करूँ, 2 का घात 2 कर लूँ, 2 का घात 2 कर लूँ। ये जो है आपका जो सर्च एंड डाइसेस वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें इसके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ कितना आएगा मेरा 2016 आएगा। एक तो बच रहा है ना, क्योंकि 2017 दिया, एक बच रहा है 2 का घात 1 अलग से लिख दो, क्योंकि बेस बराबर होते हैं तो आधार क्या हो जाता है, सॉरी आधार बराबर होता है घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर 2016 में एक जुड़ता 2017, कोई अंतर आया नहीं आया। अब ये 2 का घात 2 है तो 2 का घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4, और 4 को मैं 5 से भाग दूं, 4 को 5 से भाग दूं तो 2 रिमाइंडर आएंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, एक निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को लेता तो जैसे का तैसे उसको भाग देता रहता, सॉल्यूशन नहीं होता। इसी कारण मैं क्या लिया, निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पे 5 आता, क्योंकि 4 को 5 से भाग दोगे तो निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक, निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। 1 का घात कितना लिया मैं 108। अब 1 को -1 को 108 बार गुणा करूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, ठीक, क्योंकि अगर मैं -1 के घात में अगर ऑड है तो -1 आता है, और इवन है तो क्या आता है +1 आता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इवन है ना, इवन है तो क्या आएगा +1 आएगा, और यहाँ पे 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 2 का घात 1 कितना होता है 2, 2 और 1 को गुणा करूं कितना आएगा 2, 2 का 2/5 कितना बच गया मेरा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 2, ठीक है ना, 2 रिमाइंडर बच गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता 2, ठीक। अगर प्रैक्टिस करोगे जल्दी हो जाएगा। ये तो अभी शुरुआत, अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं, इसके कारण जब प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने। चलिए
ये भी हम क्लास में किए हैं। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। भाजकता का नियम देखे हैं। अब भाजकता का नियम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक चेक करना पड़ेगा। अब मैं जब हम 11 का भाजकता का नियम पढ़ रहे थे तो 11 के भाजकता के नियम में क्या पढ़े हैं, विषम प्लेस के संख्याओं का योग, ठीक है, विषम प्लेस के संख्याओं का योग, ठीक है ना, संख्या का योग माइनस है सम प्लेस के संख्याओं का जो योग होगा वो किसके बराबर, या तो 11 के बराबर हो या तो 0 के बराबर, ठीक है ना, या तो 11 के बराबर हो या तो 0 के बराबर है, तभी क्या होगा ये। सो आपका क्या है, ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखूं सम का देखूं तो 1 और 6 कितना हो गया, 1 और 6 7 और 3 10, ठीक है ना, 10 हो रहा है, ठीक है 10। माइनस कितना 4 4 5 9 9 और 2 कितना हो गया 11, 9 और 2 कितना हो गया 11। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 1 आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल नहीं, ठीक है ना, माइनस का 1 आ रहा है तो ये तो डिविजिबल नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 6 1 7 7 3 10, ठीक है, 4 5 9 9 2 11, ये तो डिविजिबल नहीं। अगर मैं इसको देखूं, अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल देखूं तो 6 और 2 और 6 8 8 4 कितना हो गया 12, ठीक है ना, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, चलो ये हो गया 12 माइनस का 12, ये हो गया कितना 6 5 5 5 और 4 कितना 9 9 और 2 11, 9 2 11, ये भी एक आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं। अगर मैं थर्ड का देखने जाऊं तो क्या कर सकता हूँ, 4 और 6 10 10 और 1 11, ठीक है ना, 11 माइनस का 5 और 2 7 7 3 10, इसका एक आ रहा है, ये भी क्या हो, ये भी डिविजिबल नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं 4 और 6 10 10 और 1 11, ठीक है, 10 और 1 कितना हो गया 11। अब यहाँ पे देखते हैं 5 और 2 7 2 और 5 7 7 4 11, माइनस का 11 किसके बराबर, 0 के बराबर। और हम देखें या तो बराबर, जब मैं दोनों को क्या करूं, दोनों का डिफरेंस देखूं तो या तो 11 के बराबर हो या तो 0 के बराबर हो, तो हमारा कौन सा संख्या डिविजिबल है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। ये है डिटेल में हम किए हैं, जब हम विभाजकता का रूल देखे ना, विभाजकता को उसमें क्वेश्चन भी किए हैं 11 का 7 13 का, ठीक है ना, सभी का किए हैं। एक बार वो आपका लेक्चर है ना, एक बार अच्छे से आराम से देखना, बहुत अच्छा लेक्चर है, सारी चीजें आपको विभाजकता या डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y, ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, x बड़ा है y का लघुत्तम समापवर्ग, ठीक है ना। LCM of two prime numbers x and y, x is greater than y is 161, then the value of 3y minus x निकालना है, ठीक है, 3y minus x निकालना है, हमें देखना है, ठीक है। बोला है कि जो दो संख्याएं हैं, ये जो x और y है, x और y दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है का मतलब है जिसके दो ही फैक्टर हों, ठीक है ना। प्राइम नंबर के बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल वाले पार्ट में कर लिए हैं पूरा डिटेल। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसके दो ही क्या हो फैक्टर, एक तो एक और एक तो खुद, जिसका मतलब है कि एक संख्या ऐसा संख्या जो या तो एक से भाग जाता है और खुद से भाग जाता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है क्या मतलब है 161 का अगर मैं ऐसा फैक्टर करूं, 161 का अगर मैं फैक्टर करने जाऊं, 161 का फैक्टर करने जाऊं तो जो दो संख्या मुझे मिलेगा, दो फैक्टर मिलेगा, दो संख्या मिलेगा, वो दोनों क्या होंगे, अभाज्य होंगे। अब हमें क्या है, भाजकता का रूल पढ़े हैं, अगर मैं 2 से भाग देने जाऊं 2 से नहीं जाएगा, अगर मैं 3 से भाग देने जाऊं, 3 से भाग दूं तो 6 1 7 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है। 4 से भाग देने जाऊं, 4 से भाजकता का रूल क्या बोलता है कि अंतिम संख्या जो अंतिम दो संख्या है वो 4 से भाग जाना चाहिए, लेकिन 61 तो 4 से भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगर मैं 5 से भाग दे के देखूं 161 को, मतलब फैक्टर करके देखूं, अगर 5 एक फैक्टर निकाल के देखूं तो 5 से भी भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 6 से भाग दे के देखूं, 6 से भाग जाने के लिए 2 और 3 से जाना चाहिए, तो 2 से जब जा नहीं रहा तो 3 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं। अब मैं देखूं 7 से भाग दूं, अब 7 से भाग जाने का एक रूल है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक को डबल करना है, इकाई के अंक को क्या करना है, डबल करना है, और उस डबल किए हुए संख्या को बचे हुए संख्याओं के साथ क्या करना है, घटाना। अब यहाँ पे मैं देखूं कि इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक हमारा 1 है, ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1 है, और 1 का अगर मैं डबल करता हूँ कितना होगा 2, 1 का मैं डबल करता हूँ कितना होगा 2, ठीक है, 1 का डबल कितना हुआ 2। अब मुझे 2 है तो 2 को मैं क्या करूं, बाकी संख्या, बचा हुआ संख्या कितना है 16, ठीक, बचा हुआ संख्या कितना है 16, 16 में 2 घटाना है,
16 में 2 घटाऊं, 16 में 2 घटाऊं कितना बचेगा 14, और 14 जो है 7 से भाग जा रहा है, ठीक है ना। 14 जो है किससे भाग जा रहा है 7 से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये 161 किससे भाग जा रहा होगा 7 से भाग जा रहा होगा। 7 से भाग जा रहा है इसका मतलब है एक तो फैक्टर इसके क्या होंगे 7 होंगे, एक तो फैक्टर क्या होगा 7 होगा। अब मैं अगर 161 को 7 से भाग दे रहा हूँ, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बचा कितना 2, 7 या 21, ठीक है। 7 और 23, इसलिए 161 के 2 फैक्टर होंगे, 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा, एक तो 7 और 23 दोनों, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या बोला है, और 7 और 23 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का मल्टीपल ही कितना है 161 है। अब बोला है कि 3y माइनस x का वैल्यू निकालो अगर x क्या हो बड़ा हो y से, x बड़ा हो y से, इसका मतलब है मैं अगर इसको x ले रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसको y, क्योंकि कंडीशन बोला है कि x बड़ा है किससे y से, x बड़ा है y से, इसका मतलब 23 क्या होगा x होगा और y क्या होगा मेरा 7 होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 3y माइनस x में 3y का मतलब है 3 गुणा 7 माइनस 23, ठीक है, माइनस 23, 7 या 21 माइनस 23 कितना होगा माइनस का 2 हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है माइनस का 2, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो -2, तो ऐसे करना है हम लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त वाला चैप्टर पूरे डिटेल में करेंगे। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से कैसे आपका लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त है, 2 इसका एंटिटी है, एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि एक संख्या n पूर्ण कहलाती है यदि, ठीक है ना, कोई संख्या n है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा समझने लायक। कोई संख्या n है, ठीक है, अब ये चार ऑप्शन दिया, चारों में से कोई एक n है, यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होगा, ठीक है ना, यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग क्या होगा n होगा, तब निम्न संख्या में से कौन सा पूर्ण संख्या है। अब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका भाजक देखूं फैक्टराइजेशन करूं तो ये जो 6 किस से भाग जाएगा 1 से भाग जाएगा, ठीक है भैया, 1 से भाग जा सकता है, 1 के साथ साथ किससे भाग जा सकता है, ये 2 से भाग जा सकता है, किससे भाग जा सकता है 2 से, 1 से भाग जाएगा, 1 से भाग जाने के बाद क्या होगा ये 2 से भी भाग जाएगा, ठीक है, 2 से भाग जाएगा, 2 के साथ साथ ये किससे भाग जा सकता है 6, 3 से भाग जा सकता है, 3 से भाग जाने के साथ साथ 6 किससे भाग जा सकता है खुद 6 से भाग जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं क्या करूं 9 का देखूं 1 से भाग जा सकता है, 3 से भाग जा सकता है और 9 से भाग जा सकता है, ठीक है। 15 का देखूं तो 1 से भाग जा सकता है, 3 से भाग जा सकता है, 5 से भाग जा सकता है, 15 से भाग जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं किस के ऊपर देखूं तो ये 1 से भाग जा सकता है, 3 से भाग जा सकता है, 7 से भाग जा सकता है और 21 से भाग जा सकता है, खुद से जा सकता है। अब बोला है कि यदि उस संख्या के सिवाय का मतलब जो संख्या दिया है उसके सिवाय इसको हटाना है, 6, 9, 15, 21 इन सभी कुछ संख्याओं को छोड़ के जो बाकी का उसका फैक्टर होगा, भाजकों का मतलब है फैक्टर, जो भी जितने भी फैक्टर है इनके, ठीक है ना, डिवाइजर या फिर इंक्लूडिंग इटसेल्फ, डिवाइजर या फिर फैक्टर, जो भी फैक्टर है, फैक्टर को जो ये खुद संख्या को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उन फैक्टर का अगर मैं योग करूं तो खुद इसका संख्या आ जाए। अगर मैं यहाँ पे योग कर रहा हूँ 3 और 2 5, 5 और 1 6 खुद आ गया, तो ये सही हो गया। अगर मैं नीचे देखूं 3 और 1 4 ये तो नहीं होगा, 5 3 8 1 9 ये भी नहीं हो सकता, 7 3 10 11 ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि सभी भाजकों का योग करना है, सभी भाजकों का योग करना है, लेकिन क्या करना है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को छोड़ के एक्सक्लूड करके, खुद जो संख्या है उसको एक्सक्लूड करके जो बाकी संख्या है अगर योग करूं तो किसके बराबर आना चाहिए, खुद n के बराबर, खुद उस संख्या के बराबर, तो हमारा जो 6 है 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बेसिक से करने जाऊं, बेसिक से बहुत टाइम लगेगा, हम जो है इसको रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन को, रेशियो मेथड। अगर बोला है कि नमक तथा पानी के 30 किलो विलियन, ठीक है, नमक और पानी दिया है, ठीक है ना, एक तरफ पानी लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो नमक, पानी और नमक, ये जो है इनका जो क्वांटिटी है कितना है 30 किलो है, कितना केजी है 30 केजी है, ठीक है भैया। आगे बोला है कि जिसमें क्या है 2% क्या है, 2% हमारा क्या है नमक है, जब 2% नमक है तो बाकी का कितना प्रतिशत पानी होगा 98%,
क्योंकि कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलयन है, अपने आप में 100% होगा। अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। जब 2% मेरा नमक है, 2% नमक है, तो बाकी का क्या होगा? मेरा पानी होगा। ठीक, बाकी का क्या होगा? पानी होगा। ठीक है भैया। अब बोला है कि कितने किलोग्राम शुद्ध नमक और मिलाया जाए कि यह प्रतिशत बढ़कर 10% हो जाए। इसका मतलब है कि उसमें जो क्वांटिटी, जो विलयन प्राप्त हो, जो विलयन है उसमें कुछ और नमक डालना है। ठीक है ना। मान लो क्या है? पॉट है, पॉट में पानी और नमक का क्या है? सॉल्यूशन। पानी और नमक का सॉल्यूशन है। अभी ये क्या है? 2% है। ठीक है, 2% मतलब 2% नमक है और 98% क्या है? पानी। अगर मैं इसमें और क्या करूं? और नमक डालूं, इसमें और क्या करूं? और नमक डालूं। और तो कितना नमक डालूं कि जो तुम्हारा परसेंटेज है 2% से बढ़कर कितना हो जाए? 8% हो जाए, सॉरी 10% हो जाए। 8% से कितना हो जाए? 10%। अब मतलब जो नया प्रतिशत कितना हो जाएगा? मेरा नमक कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। और मेरा जो पानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90% हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं 2 से भाग दे सकता हूं। अगर मैं 2 से भाग दूं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 जो 8 2 18। इसका मतलब है 49:1। ठीक, किस रेशियो में होगा? किस अनुपात में? 49:1 अनुपात में हो। अगर मैं इसको अगर मैं 10 से भाग दूं तो ये 10 एकम 10 हो जाएगा। और 10 मिया कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 10 मिया 90 हो जाएगा। इसका मतलब है पानी और नमक का पहले तो अनुपात कितना था? 49:1 था। और जो अभी अनुपात मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा? 9:1 मिलेगा। 9:1। अब बोला है कि कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाया जाए। ठीक है ना, नमक मिलाया जा रहा है। पानी में कोई अंतर आ रहा है क्या? पानी जितना इनिशियल टाइम में था, पहले था, उतना ही है अभी पानी अभी उतना ही है। पानी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस आ रहा है मेरे किसमें? नमक में। तो इसका मतलब है पहले जिस रेशियो में मेरा पानी होगा उसी रेशियो में अभी भी मेरा पानी होना चाहिए। ठीक है ना, पहले जिस रेशियो में मेरा पानी था अभी भी उसी रेशियो में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। अब देखो मुझे रेशियो बराबर करना है, मुझे पानी का क्वांटिटी बराबर करना है। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लाना पड़ेगा? यहाँ पे भी 49 लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 9 का गुणा ऊपर कर सकता हूँ और 49 का गुणा क्या कर सकता हूँ? नीचे कर सकता हूँ। जब इसके साथ 49 के साथ 9 का गुणा किया हूं तो एक के साथ भी क्या करूंगा? 9 का गुणा करूंगा। एक के साथ भी क्या करूंगा? मैं 9 का गुणा करूंगा। ठीक है ना, एक के साथ भी क्या करना पड़ेगा? मुझे 9 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जब यहाँ पे 49 का गुणा किया हूं तो इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा? मुझे 49 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 9 9 81 हो गया। ठीक है, 81 का कितना? 1। ठीक, 9 चौक 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा मेरा? 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया? 36 40 4 44। ठीक है, 44। तो 441। और यहाँ पे रेशियो कितना? 9। यहाँ पे भी 440, यहाँ पे रेशियो कितना हो गया? 49। अब देखो दोनों 440 बराबर हो गए। अब मुझे क्या है? पानी का तो रेशियो बराबर हो गया, पानी का रेशियो बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे नमक 9 था, अब नमक कितना हो गया? 49 रेशियो हो गया, 49 अनुपात। अभी मैं बोला कि पानी में कोई अंतर नहीं आया, पूरे प्रोसेस में पानी में अंतर आया क्या? मैं तो क्योंकि नमक डाल रहा हूं तो अंतर किसमें आएगा? नमक में आएगा। पानी में तो अंतर नहीं आएगा, तो पानी में कोई अंतर नहीं है। 441 है, 441 अभी भी है। पहले था 441, अभी भी कितने हैं? 441 ही है। यहाँ पे 9 था, अब कितना हो गया? 49 हो गया। कितने का अंतर आया है? 24 का। 24 का अंतर आया। और 24 का अंतर कब क्यों आया होगा? क्योंकि उसमें नमक डाले हैं तभी आया होगा 24 का अंतर। ठीक है ना, नमक डालने के कारण क्या आया हुआ है? 24 का अंतर आया। अब मैं देखूं कि टोटल विलयन पानी और नमक मिला के विलयन बनेगा। पानी और नमक का विलयन का क्वांटिटी कितना दिया है? 30 किलोग्राम दिया है। यहाँ पानी और नमक, पानी कितना है? 441 और नमक कितना है? 9। ठीक है ना, पानी कितना है? 441 और नमक कितना है? 9। नमक 9 है तो मतलब इसका मतलब है टोटल कितना है मेरे पास? 450। 450 रेशियो है। ठीक है ना, पहले 400 क्योंकि 30 किलोग्राम था ना, 30 किलोग्राम किसके बराबर? मेरा 450 किसके बराबर हो जाएगा? मेरा 30 किलोग्राम के बराबर। 450 किसके बराबर? 30 किलो। अब ये 450 कहां से आया समझ लीजिए कि 441 जो है पानी था और 9 क्या था? रेशियो में है, अनुपात में। ठीक है ना, 9 क्या था मेरा? नमक था। 9 क्या था मेरा? नमक था। तो टोटल दोनों मिला के तो मेरा विलयन बनेगा, सॉल्यूशन दोनों मिला के बनेगा। विलेय और विलायक दोनों को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना, तो ये तो मेरा क्या है? विलेय है, सॉरी विलायक और ये विलेय है। दोनों मिला के क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो विलयन कितना? 450। ये अनुपात में है, रेशियो में। लेकिन हमारा जो क्वांटिटी कितना दिया था? 30। तो 450 रेशियो किसके बराबर? 30 के बराबर। तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर? 30 बटा
30 बटा किसके बराबर, 450 के बराबर। अब देखो कितना रेशियो बढ़ा है, कितना रेशियो बढ़ा है, 40 रेशियो बढ़ा है भैया। कितना रेशियो बढ़ा है, 40 रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब है 40 बढ़ा है। यहाँ पे एक का मुझे पता है, जैसे मैं बोला कि एक पेन की कीमत मुझे पता है और मुझे 40 पेन की कीमत निकालना है, क्या करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे एक का पता है, तो मुझे किसका निकालना है, 40 का निकालना है। तो क्या 40 से मैं क्या करूंगा, 40 का निकालना है तो 30 बटा 450 गुणा क्या करूंगा मैं, 40 करूंगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो एक शून्य से एक शून्य काटा, ठीक है ना, 3 एकम 15। इसका मतलब है 40 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 40 बटा 15 और 40 बटा 15 किसके बराबर होगा, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। तो 8 बटा 3, 8 बटा 3 कहाँ दिख रहा है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 बटा 3। मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगर आप क्या करो, बेसिक से करने जाओ तो बेसिक में और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। वहां पे बेसिक से करने जाओ तो पहले तो क्वांटिटी का निकालना पड़ेगा आपको, नमक का क्वांटिटी निकालने के बाद मैं एक्स क्या कर किया हूँ, आपका जो नमक में बढ़ाया हूँ, एक्स बढ़ाया हूँ। पूरे सॉल्यूशन में भी तो एक्स बढ़ाया हूँ, फिर कितना परसेंट हुआ है उसको बहुत लंबा जाएगा जब बेसिक से करने जाओ। ये बेस्ट मेथड है, रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड से करना है, कुछ नहीं करना। 2% था, 2% का मतलब नमक था 98 पानी है। 10% मेरा नमक था 90 पानी है। ये परसेंटेज में मैं इसको रेशियो में और क्या कर लिया, मैं सिंप्लीफाई कर लिया। और सिंप्लीफाई करूं तो मैं 2 से जब भाग दूंगा, दोनों को भाग दूंगा। 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2 हो गया, 2 49 दूनी क्या हो गया, 98 हो गया। यहां से 10 से भाग दिया तो 10 एकम 10 हो गया, 10 99 हो गया। अब मुझे पता है कि नमक मिलाया जा रहा है, पानी की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ में तो 49 था 9 हो गया, पानी की क्वांटिटी में भी चेंज हो गया। तो मुझे पानी की क्वांटिटी को क्या करना है, समान करना है। तो पानी की क्वांटिटी को समान करने के लिए मैं 9 का ऊपर गुणा किया, 49 का नीचे गुणा किया। क्योंकि मैं 49 गुणा 9 करूं फिर भी 441 आ रहा है, 9 गुणा 49 करो फिर भी 441 आ रहा है। जब मैं इधर 9 का गुणा कर रहा हूं उधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। जब मैं इधर 49 का गुणा कर रहा हूं उधर भी 49 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो 49 गुणा 9 क्या कितना है, 441। 49 गुणा 9 कितना है, 441। 9 एकम 9 आया, 49 एकम 49। ठीक, तो पानी के जो रेशियो है, पानी के अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आए। हमारे चेंजेस किसमें आए, हमारे नमक के अनुपात में। पहले नमक 9 था, अब कितना हो गया, 49 हो गया। बढ़ा कितने का है, 40 का है। अब मुझे क्वांटिटी में देखना है कि कितने किलोग्राम में देखना है। तो मुझे पता है कि कुल विलियन कितने का है, 30 किलोग्राम का है। कुल विलियन कितने का, 30 किलोग्राम। तो मेरा कुल विलियन जो है 441 धन 9 कितना होगा, 450। क्योंकि ये इनिशियल दिया, इनिशियल कितना था, 32 था। सॉरी, इनिशियल कितना था, 30 किलोग्राम था। तो 450 रेशियो किसके बराबर, 30 के। तो एक रेशियो का निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, 450 को नीचे ले जाओ। 30 बटा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो 30 बटा 450, ठीक है ना। तो एक का तो मुझे पता है, तो 30 बटा 450 है, तो 40 का निकालो। 40 का कितना हो जाएगा, 40 से गुणा करो। 30 से कम 30, 30 15 कितना होता है, 450। 40 बटा 5, सॉरी 40 बटा 15, तो 5 से भाग दिया, 5 से 15 और 5 अट्ठे 40। तो 8 बटा 3, और 8 बटा 3 कहाँ दिख रहा है, 3 दूनी 6, 6 2 8, कहाँ दिख रहा है, मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम रेशियो एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, रेशियो वगैरह पढ़ेंगे, जब अनुपात वगैरह पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बोलूं कि एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, ठीक है ना। अब जो है ना, मेरा जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था, जो पुलिस वाला, वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे कि जो संपूरक कोण क्या होता है और आपका पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़े। पूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग क्या हो जाए, दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। जब संपूरक कोण का मतलब है x प्लस वाई, जो तुम्हारा कोण है ना, जो कोण दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री, ठीक है ना। ये तो पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है, और ये क्या है, संपूरक कोण। चलिए, यही बोला है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना। एक कोण जो है, ये जो x है, ये अपने पूरक कोण का कितना गुना है, 5 गुना है। 5 गुना का मतलब 5 और 1 कितना, 6। तो 6x किसके बराबर है, 6x किसके बराबर, 90 के। तो x किसके बराबर है, x किसके बराबर, 15 के। तो बोला है कि उसका माप होगा 15 के। तो उसका माप होगा, मतलब 5x है, 5x गुना बोला है ना, 15 पंचे 75 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा, 75 डिग्री, ठीक है। उसका माप बोला है। तो एक जो पूरक कोण जो x है, x का कितना गुना, 5 गुना, तो 5x हो गया। तो टोटल कितने, 6x किसके बराबर, 90 के। तो x किसके बराबर, 15 के। तो 5x किसके बराबर, 75 डिग्री, ठीक है ना, 75 डिग्री। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो है ना सिलेबस, जो है आपका आमीन पटवारी का जो सिलेबस है,
उसमें मेंसुरेशन का पूरा जो पार्ट है, जितने भी आपका जो 3D डायग्राम है, 3D के साथ साथ जो 2D है ना, 2D जो आकृति है आपका, जो आकृति है उससे एरिया, वॉल्यूम, इसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि पूरा डिटेल में क्या है सिलेबस में दिया हुआ। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है ना, शंकु कैसे बनाते हैं पहले तो ये देखते हैं कि मान लो क्या है लंबवृत्तीय शंकु। ठीक, वृत्तीय शंकु का मतलब है कि उसका बेस कैसा होगा, वृत्तीय होगा, तो उसका बेस किसका कैसा होगा, वृत्तीय होगा, सर्कुलर होगा। ये सेंटर है, ठीक, सेंटर है, सेंटर से जो तुम्हारा शंकु होगा, शंकु का कुछ हाइट होगा, शंकु का हाइट होगा, इसको बोलते हैं हम एच, ठीक है ना, हाइट। और ये जो है ना सेंटर से लेके परिधि के बीच का जो दूरी है, तो ये क्या कहलाता है, आर, रेडियस कहलाता है। ठीक है ना, और ये जो तुम्हारा ये जो आपका जो पीक है, पीक से लेके ये जो तुम्हारा परिधि है, परिधि के बीच का जो लेंथ है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या फिर क्या बोलते हो, स्लांट हाइट एल से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो शंकु कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, शंकु हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये एल है, ये भी एल है, ये आर है और ये भी आर है, और ये क्या है मेरा एच। तो शंकु कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। कौन जैसे टोपी देखो ना, बर्थडे वगैरह मनाते तो टोपी पहनता, वो क्या है, शंकु। यहाँ पे बोला है वृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का मतलब है आर। ठीक, आधार की त्रिज्या का मतलब क्या है, आर। आर कितना दिया है हमारा, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। आर कितना दिया है मेरा, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और ऊंचाई, ऊंचाई बोला है, ठीक है ना, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच। एच कितना दिया है मेरा, 24 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है मेरा, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो शंकु का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो शंकु जो है, शंकु को डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो कोण है, कोण को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, एक होता है आपका टोटल एरिया, ठीक है ना। अगर सरफेस एरिया बोले तो आपका जो ये ऐसा कोण है ना, कोण का जो ये जो सर्कुलर ये वाला जो पार्ट है, बाहरी जो लेयर है, जो टेंट वाला, जो तंबू जैसा है, तंबू वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं हम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर कुल क्षेत्रफल बोले तो बेस का भी क्षेत्रफल क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। तो अगर शंकु का एरिया बोला जाता है तो एरिया होता है पाई आर एल, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर कुल क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ये क्या है मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना। कुल क्षेत्रफल करना है, पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम निकालने को बोले तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है मेरा वॉल्यूम होता है। ये मेरा होता है कुल एरिया, और ये क्या होता है मेरा एरिया। अगर नॉर्मल एरिया निकालने को बोले, नॉर्मल एरिया निकालने को बोले तो क्या लगाओगे, पाई आर एल लगाओगे, क्या लगाओगे, पाई आर एल। और एल क्या होता है मेरा स्लांट हाइट होता है, आर क्या है मेरा बेस का रेडियस है, और एच क्या है मेरा हाइट है, ठीक है ना। एच क्या है मेरा हाइट है। तो हमें क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है, आयतन पूछे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच लगाना पड़ेगा। तो 1/3, ये रहा 1/3, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर, उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना दिया, त्रिज्या 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार गुणा करना है। उसके बाद क्या दिया, एच, एच कितना दिया मेरा 24, एच कितना दिया मेरा 24, भैया लिख लिए। चलो अब देखते हैं, काटते हैं, जो कट रहा है काटते हैं। 7 से 1 कट, एक साथ कट गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 अट्ठे कितना होगा 24। अब यहाँ से 22 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है। अब मैं अगर सभी का गुणा करूं, देख लो, 8 छक्के 48, इकाई का 8, 8 4 दूनी 8 छक्के 48, ठीक है ना, सॉरी 8 सत्ते 56, इकाई का अंक 6 और 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2, और इकाई का अंक यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम यूनिट प्लेस वाला, यूनिट डिजिट में बोला था, वहां पे जब हम क्या इकाई का अंक पढ़ रहे थे तो वहां पे बोला था कि यहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हो ना, आगे जितने भी चैप्टर कैलकुलेशन में पढ़ोगे तो वहां पे पूरा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता। किसी ऑप्शन में देखो सभी का इकाई अंक अलग अलग है, सभी का इकाई अंक अलग है। तो यहाँ पे देखो 8 सत्ते 56, इकाई का अंक कितना हुआ 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना हुआ 2, इकाई का अंक कितना है 2। अगर मैं सभी को मल्टीप्लाई भी करके देखो कितना आएगा, 1232 घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा, ये आपका वॉल्यूम हो गया। एरिया निकालने बोले तो क्या बोलोगे, पाई आर टू पाई आर, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर का क्या करोगे, लगाओ। अच्छा, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, कि एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है, ठीक है, 36 संतरे बेचता है, तो उसको 4 संतरे का विक्रय मूल्य का घाटा होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप से बनते हैं, एक तो विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, एक तो क्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है। दोनों मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है, ठीक है ना। एक तो होता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, क्रय मूल्य के बराबर। अगर इसी को क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता,
लाभ हानि, यहाँ पे हानि दिया है, यहाँ पे भी हानि, हम हानि वाला कंडीशन पढ़ते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी जो टॉपिक है डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। विक्रय मूल्य, मान लो बोला है कि 36 संतरे बेचता है, तो 36 संतरे बेचता है तो एक संतरे का, ठीक है ना, एक संतरे का मान लो विक्रय मूल्य कितना है 36 रुपए। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 रुपए, 36 रुपए संतरे विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, तो 4 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 संतरे का विक्रय मूल्य 4 रुपए। इसका मतलब है अगर 36 में बेच रहा है सामान को, 36 में बेच रहा है, ठीक है ना, 36 में सामान को बेच रहा है तो 4 का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। 36 में सामान बेच रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 4 का हानि हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना रहा होगा। अगर मैं क्रय मूल्य निकालता हूं, क्रय मूल्य निकालता हूं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं, विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, हानि को जोड़ते हैं, तभी तो क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। या तो ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझो भाई, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे समझो। देखो कोई भी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, लाभ होगा। और कोई वस्तु को ज्यादा में खरीद के क्या करोगे, कम में बेचो, ज्यादा में खरीद के क्या करोगे, कम में बेचोगे। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हानि के बराबर होगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किसके बराबर, हानि के बराबर। तो यहां से मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हानि प्लस में क्या करना है, विक्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य को जोड़ना है। हानि कितने रुपए का हुआ, 4 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना है 36, तो टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 40 रुपए। 40 रुपए में खरीदा हुआ, 36 में बेचा है, 4 का क्या हुआ होगा, उसको घाटा हुआ। देखो इसको आपको समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ रहा है। जब हम थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 4 ऑब्वियस सी बात है, जब हानि हो रहा है तो कम ज्यादा में खरीद के कम में बेचा होगा। तो 36 में जब बेच रहा है, 36 में बेच रहा है तो खरीदा कितने में होगा, 40 में खरीदा होगा, ठीक है। तो लॉस कितने का, 4 का। और किस पे, हमेशा जो लाभ या हानि होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हानि हमेशा किसके ऊपर, क्रय मूल्य पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 4 एकम 4, 4 दाहम कितना हो गया 40, 10 एकम 10, 10 दाहम कितना हो गया 100, तो 10%। कितने परसेंट का हानि हो रहा होगा, घाटा हो रहा होगा उसको, 10% का क्या हो रहा होगा, घाटा हो रहा होगा। कितने परसेंट का घाटा, उसको 10% का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, 10% का उसको घाटा हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं। हाँ, तो एक टॉपिक और बताया कि क्रय मूल्य अगर किसके, आपका जो हानि है किसके बराबर होता, क्रय मूल्य के बराबर होता। सेम क्वेश्चन को बता रहा हूं, अगर क्या होता, यहाँ पे विक्रय मूल्य के जगह में, यहाँ पे विक्रय मूल्य के जगह में अगर क्रय मूल्य लिखा होता, विक्रय मूल्य के जगह में क्या लिखा होता, जगह पे क्या लिखा होता, क्रय मूल्य लिखा होता। क्रय मूल्य लिखा होता तो मतलब है एक का जो सामान है, एक का जो क्रय मूल्य कितने किसके बराबर होता है, 1 के, और 36 का क्रय मूल्य किसके बराबर होता, 36 के, ठीक है ना। तो 36 के क्रय मूल्य और हानि कितने के बराबर, 1 का, 1 के बराबर। तो यहाँ पे कैसे लिखता हूं मैं, 4/36 लिखता, न कि 4/40, क्योंकि यहाँ से मुझे सीधा सीधा क्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो मुझे जो कुल संतरे हैं उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य कितने रुपए, 36 रुपए, हानि कितने रुपए का, 4 रुपए का, 4 का हानि किस पर, 36 पर। तो मैं इसको 100 से गुणा करूं, 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 100/9, 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। किस केस में, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा होता, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्रय मूल्य लिखा होता तो कितना आता, 11 सही 1/9%। समझ में आया, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप क्या करना, रिवाइज करके और देख लेना वीडियो को, आप लेक्चर को जो है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, तो वह धनराशि होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हम इस क्वेश्चन को या तो सीधा फॉर्मूला याद रख लो, सीधा आप फॉर्मूला याद रख लो, या तो आप ट्री मेथड में मैं बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो वहां पे ट्री मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं सीधा अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं 2 वर्ष और 3 वर्ष का, मैं जब पढ़ाऊंगा वहां पे याद करा दूंगा कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का। अगर मुझे 2 वर्ष का बोले तो सीधा फॉर्मूला होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 2 साल के CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर कितने साल के लिए, 2 साल के CI और SI का अंतर कितना होता है, PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, PR² डिवाइडेड बाई
100 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पी मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है। पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन निकालना है। वो धन राशि बोला है ना, तो मूलधन निकालना है। ठीक है भैया, मूलधन निकालना है। रेट आर का मतलब होता है रेट, रेट कितना दिया है 4%, और 4% का वर्ग करना है मतलब 16। ठीक है ना, 4 का 16, 4 का वर्ग करेंगे 16%। ठीक है ना, उसके नीचे में कितना लिखना है मुझे, 100 का वर्ग लिखना, 100 का वर्ग लिखना है, तो मतलब 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 100 गुणा 100 किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है ना 100 गुणा 100 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका पी किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणा 100 बटे में कितना लिखना है मुझे, ऊपर कितना दिया है 16। ठीक है, कितना दिया, ये जो है ना, ये देखो ये गुणा के रूप में इधर जाके क्या होगा, भाग के रूप में, ये भाग के रूप में उधर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 × 100 बटा 16। अब मैं अगर भाग दे रहा हूँ, चलो 4 से भाग करूँ, मैं 4 से भाग दूं तो कितने बार में, 4 से भाग दूं तो 4 4 चौक 16 और 4 25 कितना 100। फिर 4 से भाग दूं 4 एकम 4 4 25 100, 25 गुणा 25 करूंगा कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। तो आप तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे ट्री मेथड बताऊंगा आपको। फार्मूला अगर याद भी नहीं है तो ट्री मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, ट्री मेथड पढ़ेंगे वहां पे, ट्री मेथड। नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल मेथड हम पढ़े, रेशियो मेथड भी बताऊंगा, रेशियो के साथ साथ आपको ट्री मेथड भी बताया जाएगा डिटेल में। चल आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो है ये भी हम किए हैं। हमारा जो क्लास है ना, हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम वाला जो क्लास है उसमें हम किए हैं इसको 22 को। ठीक है ना, चलिए अगर मैं बोलूं कि देखो बोला है कि 67 का घात 67 धन 67, इसको हमें भाग देना है किससे, 68। तो बोला है हमें रिमाइंडर देखना है, शेषफल निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 67 to the power 67 plus 67 is divided by 68। ठीक है, 68 से मैं भाग दे रहा हूँ किसको, 67 के घात 67 प्लस 67 को, तो कितना आएगा। अभी मैं बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब मैं क्या है मेरा अंश क्या हो, छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो दो टाइप के रिमाइंडर बनेंगे, दो टाइप के रिमाइंडर बनेंगे। एक तो बनेगा क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक तो क्या बनेगा, निगेटिव रिमाइंडर। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो मैं दोनों जो तुम्हारा नंबर है, दोनों जो नंबर है मैं उसको अलग अलग भाग दे सकता हूँ। 67 के घात 67 डिवाइडेड बाय 68 प्लस में 67 बटा 68, मैं इसको अलग अलग भाग दे सकता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग भाग दे सकता हूँ। अब देखो, अब ये देखो 67 और 68 एक का ही अंतर है, कितने का अंतर है, एक का। इसका मतलब ये जो तुम्हारा 67 के घात 67 है, यहाँ पे मेरा निगेटिव रिमाइंडर आएगा। अब ये जो अगर मैं इसको 67 को 68 से भाग देता तो यहाँ से दो रिमाइंडर आता है, तो खुद 67 रिमाइंडर होता, और एक क्या होता -1 रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में यही चीजें कराया कि दो रिमाइंडर हो सकते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक निगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं इसको निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करूं, निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करूं तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक, निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करूं तो कितना बचेगा, ये निगेटिव रिमाइंडर से अगर मैं सॉल्व करूं कितना बचेगा, -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है ना, प्लस में 67, क्योंकि 67 को 68 से भाग दूं कितना आएगा मेरा रिमाइंडर 67। अब यहाँ पे देखो कि -1 का घात कितना है, ऑड नंबर है। अभी मैं बताया ऊपर वाले में जब विषम हो तो क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा -1 प्लस का 67 में एक घटाओ कितना आएगा 66। तो हम कौन से आंसर के साथ जाते हैं, सी आंसर के साथ चले गए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एक बार जो हमारा थ्योरम वो है ना, जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, जो रिमाइंडर पढ़े हैं उसमें आप देखना सारी चीजें आपको डिटेल में बताया गया। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको हम रेशियो मेथड से, या तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। रेशियो मेथड से बताएंगे, बोला कि 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार होता है। वह होता है तो पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, अ बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, 1/3 ऑफ इट टेकन आउट एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल टू फिल इट। दिस ऑपरेशन इज डन 3 times. What is the final ratio of milk to water in the bottle? ठीक है, बोला जा रहा है कि एक बॉटल था, बॉटल में क्या करना है, बॉटल का 1/3, जो बॉटल में जो है ना
बॉटल में जो दूध भरा था उसमें क्या करना है, 1/3 दूध को निकाल के उसमें 1/3 क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। ठीक है ना। अब वो ये जो प्रक्रिया है ना कितनी बार करना है, लगातार 3 बार करना है। तो बोला है कि जब 3 बार किया गया प्रक्रिया तो जो तुम्हारा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो हम रेशियो मेथड से बना रहा हूं मैं, रेशियो से। पहले तो मैं दूध का देखूं, तो अगर मैं दूध का देखूं तो पहले, ठीक है ना, पहले और बाद में, पहले दूध कितना था और बाद में दूध कितना था, मैं दूध से कर रहा हूँ, ठीक, चाहे पानी से भी कर सकते दूध से। देखो 1/3 निकाला है ना, कितना थर्ड निकाला है, 1/3। थोड़ा समझना 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 निकाला है, 1/3 निकाला है का मतलब है कि पहले दूध 3 था, पहले दूध कितना था, 3 था, 3 में से 1 निकाला है, 3 में से कितना निकाला है, 1 निकाला है, और कितना बच गया अब मेरे पास दूध, 2 बचे। ठीक है, तो पहले कितना था भैया मेरे पास, 3 था, 1 निकाल दिया, बचा कितना मेरा, 2 बचे। ठीक है, पहले 3, अब कितने, पहले तो 3 है, बाद में कितने बचे, 2, क्योंकि 1 तो मैं निकाल दिया हूं, 1 निकाल के क्या डाल दिया उसमें, पानी। ये रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो है, पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया और यही प्रक्रिया कितनी बार अपनाया गया है, बोला है 3 बार अपनाया गया। तो पहली बार में 3 और 2, दूसरी बार में फिर से 3 और 2, तीसरी बार में फिर से 3 और 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 3 होती है 27, कितना हो गया, 27 हो गया, 3 3 होती है 27। ठीक है ना, कितना हो गया, 27। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे समझना ये जो लिखा है क्या है, पहले दूध मेरे पास कितना था, 27 था, रेशियो अनुपात में। ठीक है ना, पहले दूध मेरे पास कितना था, 27 था, अब मेरे पास दूध कितना हो गया, 8। ठीक है ना, अब मेरे पास दूध कितना हो गया, मुझे निकालने को बोला है, दूध और पानी का रेशियो निकालने को बोला है। अब दूध मेरे पास कितना हो गया, 8, तो दूध अभी मेरे पास कितना है, 8 है। जब 27 पहले 27 था, 8 अभी दूध बचा है, 27 पहले था, 8 अभी दूध बचा है, तो पानी कितना मिलाया गया होगा, 27 और 8 में जो अंतर है वही तो पानी का, पानी के कारण ही अंतर आ रहा है। तो कितने का अंतर, 19 का अंतर। तो मेरा दूध, ये तो दूध का हो गया, और पानी पूछा क्या है, दूध और पानी का पूछा है ना, ठीक है, दूध तथा पानी का पूछा है, तब दूध और पानी का क्या रेशियो क्या हो जाएगा, 8:19। 8:19 कहां पे दिया है मेरा, ए ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है ना, ये बेस्ट मेथड है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 निकालने बोला, 1/3 का मतलब पहले 3 था, 3 में से 1 निकाले, बचा कितना भैया, 2 बचा। पहले 3 था, अब 2 हो गया, क्योंकि 1 निकाल दिया, पानी बन गया है, तो 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2 हो गया। ये दूध का है। आप पानी के रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी का रेशियो से करते तो क्या करते, 1/3 1/3 1/3 करते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं था, वहां से भी बनता। हम दूध का पकड़ ले, दूध का क्या है, दूध अब कितना हो गया, 8 हो गया, पहले 27 था, 8 पानी मिलाया गया होगा कितना, 19 रेशियो, तो 8:19 क्या हो गया हमारा, सही अनुपात हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर बेसिक समझ में आएगा ना, अगर जिसको आता है, मेंसुरेशन का बेसिक पार्ट आता है, तो देखो कि यहाँ पे मुझे कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 स्क्वायर दिख रहे हैं। कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 4। अगर मैं बाहर से सॉल्व करने जाऊं, बाहर से सॉल्व करते जाऊं, तो मान लो ये जो बाहर का जो आपका जो वर्ग है ना, बाहर का जो वर्ग है, इसका जो भुजा है, मैं मान लिया एल, भुजा कितना है, मान लो एल। जब एल है तो ये वाला जो पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये समलंब होगा। ठीक है ना, समलंब है तो मतलब है कि l/2 यहाँ पे भी होगा और l/2 यहाँ पे भी होगा। ठीक, l/2 यहाँ पे भी होगा, l/2 यहाँ पे, ये भी l होगा, इसका ये भी l होगा, तो ये भी l/2 और ये भी l/2। ठीक है ना, ये भी l/2, ये भी l/2। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, अंदर जा रहा हूँ, तो अगर मैं ये वाला भुजा निकालू, दूसरा वाला जो स्क्वायर है इसका भुजा निकालू, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। एक मुझे ट्रायंगल दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस। अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, √l/2 का होल स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, सेकेंड वाला जो है ना, ये वाला जो भुजा है, ये वाला जब भुजा निकालूंगा, तो ये वाला जो भुजा निकालूंगा क्या बचेगा, मैं इसको मान लेता हूँ ए जो निकलेगा कितना निकलेगा, l/√2। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो l/√2 आएगा। ठीक है ना, सेम चीज है, जब ये है l/√2 था, तो l/2√2 करके, तो ऐसा अगर सॉल्व करते जाओगे ना, इसको सॉल्व करते जाओगे, तो इसका बाहर वाले का, ठीक है, यहां से मैं लिख रहा हूँ a, बाहर वाले को a लिख रहा हूँ, तो बाहर वाले का जो भुजा होगा वो कितना होगा, l होगा। ठीक है ना, उसके बाद
दूसरा, अगर मैं दूसरा पे चले जाऊं ये वाले पे, तो इसका जो भुजा होगा कितना होगा, l बाई रूट 2 होगा। अगर मैं तीसरे वाले पे चले जाऊं तो कितना हो जाएगा, l बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं चौथे वाले पे जाता हूँ, सबसे छोटे पे जाता हूँ, क्या हो जाएगा, ये l बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना, सब में पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बाहर का l है, अब अंदर जाए, यहाँ पे पाइथागोरस लगाया, ठीक, पाइथागोरस लगाया, कितना है, l बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब जब ये l बाई अंडर रूट ऑफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, l बाई 2 रूट 2, और ये भी क्या हो जाएगा, l बाई 2 रूट 2। अब इसमें फिर से पाइथागोरस लगाओगे, क्या बचेगा मेरा, क्या बचेगा, l बाई 2 बचेगा। इसको पाइथागोरस लगाओगे, क्या बचेगा, l बाई 2। अब उसके बाद l बाई 2 है, तो l बाई 4 का जब पाइथागोरस लगाओगे, क्या बचेगा, l बाई रूट 2, l बाई 2 रूट 2 बचेगा। ठीक है ना। अब ये क्या है, बाहर वाला जो आपका जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका भुजा है, बाहर वाले स्क्वायर का भुजा है, उससे पहले वाले का सबसे छोटे का क्या है, ठीक। चल देखते हैं, चलिए आपका देखते हैं कि अगर ये जो है ना पूरा, अगर मैं ये वाला जो भुजा है l ले लूं, तो ये जो छोटा क्या हो जाएगा, ये l बाई 2 है। अब जब ये पूरा l है तो ये भी l बाई 2 है, और l बाई 2 का क्या करूंगा, अगर पाइथागोरस लगाता हूँ, तो दूसरा, ये जो तुम्हारा दूसरा जो स्क्वायर है, दूसरे स्क्वायर के लिए जो तुम्हारा भुजा है, भुजा कितना आएगा, l बाई रूट 2 आएगा। तो ऐसे क्या है, ये फिर क्या हो जाएगा, l बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, ये भी l बाई 2 रूट 2। फिर पाइथागोरस लगाओगे, क्या आएगा, l बाई 2 आएगा। अब l बाई 2 हो गया, तो अब जब ये l बाई 2 है, तो ये l बाई 4 है, ये भी l बाई 4 हो जाएगा। l बाई 4 के लिए भी क्या लगाओगे, अगर पाइथागोरस लगाओगे, तो पाइथागोरस लगाने के बाद क्या आएगा आपका, जो तीसरा चौथा जो अंदर वाला जो आपका, ये जो अंदर वाला क्या है, स्क्वायर है, इसका जो साइड है, साइड कितना आएगा, l बाई रूट 2। इसका मतलब है कि जो बाहर वाला जो आपका था, इसका साइड है कितना, l, और ये अंदर वाला का जो साइड है, ठीक है, साइड है जो भुजा है, भुजा कितना है, l बाई 2 रूट 2 है। भुजा कितना है, l बाई 2 रूट। बोला है कि सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग होगा। ठीक है ना। सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत का मतलब एरिया पहले तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं अगर ए का पहले का एरिया निकालूं, कितना हो जाएगा, पहले वाला जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब है कि सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग है। ठीक है ना। किसका, सबसे बड़े का वर्ग, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये सबसे बड़े का बोला है ना, तो एल स्क्वायर कहाँ आएगा मेरा, नीचे, और ऊपर क्या लिखूंगा मैं, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ऊपर क्या लिखूंगा मैं, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। प्रतिशत में निकालने को बोला है, तो क्या करूंगा मैं, 100 से क्या करूंगा मैं, भाग दूंगा, 100 से गुणा करूंगा प्रतिशत निकालने के लिए। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या मेरा, 1/8 गुणा 100। 1/8 गुणा 100 कितना होता है, 12.5। कितना होता है, 12.5। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, बेसिक जो आपका, जब आप मेंसुरेशन वाला पार्ट पढ़ोगे ना, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट वहां पे समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से बन रहा। ठीक है ना। पहले तो हम बड़ा वाला जो आपका स्क्वायर है, बड़ा वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या ले ले, स्क्वायर का एक मैं साइड मान ले रहा हूँ, साइड मान लिया मैं एल। अब उसका साइड एल मान लिया हूं, तो जो दूसरा वाला जो आपका ये जो वो दिख रहा है, आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये पहले वाले का क्या है, समलंब है। पहले वाले का क्या है, समलंब है। तो क्या है, ये जो तुम्हारा, जब ये पूरा का पूरा एल है, तो ये सेंटर पे क्या करना होगा, ये जो कॉर्नर है सेंटर पे लगा होगा, तो ये वाला जो ये क्या हो जाएगा, एल बाई 2, ये भी एल बाई 2, पाइथागोरस लगा, ये तो बन गया मेरा एल बाई रूट 4। वैसे फिर से मैं क्या करता, एल बाई 2 रूट 2 आता, एल बाई 2 रूट 2, एल बाई 2 रूट 2 और एल बाई 2 रूट 2 का पाइथागोरस लगाते क्या आता आपका, एल बाई 2 आता। अब एल बाई 2 का फिर पाइथागोरस लगाओगे, क्या आएगा, एल बाई 2 रूट 2 आएगा। जब एल बाई 2 रूट 2 क्या बोला है कि सबसे बड़ा वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग है, तो सबसे बड़ा कितना है मेरा, एल स्क्वायर, और सबसे छोटा क्या है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना। इसका मैं वर्ग करूँ ना, स्क्वायर करूँ, क्योंकि जो तुम्हारा वर्ग है, वर्ग का एरिया जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितना है, एल, तो एल का गुणा करूँ, एल गुणा एल करूँ, क्या आएगा, एल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एल का वर्ग करूँ, मतलब एल गुणा एल करूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आएगा। अब मैं सॉल्व करूँ, कितना आएगा, 12.5%। ठीक है ना। एक बार रिवाइज करके इसको और देखिएगा, पॉज करके आपको जो वीडियो है एक बार बना के देखिएगा। चलिए, एक धनराशि अपनी
बोला है कि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है बहुत। बोला है कि 30% व्यय करता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको प्रतिशत के साथ साथ लाभ हानि वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे हम सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। ठीक है ना, भिन्न हम पढ़ चुके हैं ना, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन आपका भिन्न है, भिन्न से करेंगे। अगर मैं 30% को भिन्न में बदलूं तो 30% को हटाने के लिए क्या करता हूं, मैं 100 से भाग देता हूँ, 100 से क्या देता हूँ, भाग देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 कट गया। इसका मतलब है मेरा क्या है, बचा है 3/10, 3/10। बोला है कि एक छात्र अपनी धनराशि का 30%, ठीक है ना, तो ये 3/10 का मतलब है धनराशि का कितना प्रतिशत, 30%। तो मेरा जो धनराशि कितना रहा होगा, धनराशि नीचे वाला जो वैल्यू है कुल वैल्यू को दिखाता है, तो मेरा जो धनराशि कितना रहा होगा, धनराशि कितना रहा होगा मेरा 10, और उसमें से व्यय मतलब खर्च कितना किया होगा, मैं 3 खर्च किया हूँ। धनराशि मेरे पास 10 रुपए था, 10 रुपए में से मैं कितना रुपए खर्च किया होऊंगा, 3 रुपए। 30% का मतलब है कि 10 में मैं कितना खर्च किया होऊंगा, 3, या फिर 100 में कितना खर्च किया होऊंगा मैं, 30। ठीक है ना, तो बोला है कि बचाता है, कितना बचाता है, 21 बचाता है। यहाँ पे देखो था मेरे पास कितना, 10, खर्च किया हूं मैं कितना, 3, बचा मेरे पास कितना, 7। ये रेशियो में, ठीक है, अनुपात में है, तो बचा मेरे पास कितना, 7। पैसे में कितना बचा है मेरा, 21 बचा है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। 1 देखो 1:3 के बराबर कैसे, कि जब मैं 1 का निकालूंगा तो 21 बटा क्या करूंगा, 7 करूंगा। 21/7 कितना होगा, 3। 7 से भाग देना है 21 को बस। ठीक है ना, तो 1 किसके बराबर, 3 के बराबर। अब पूछा है कि तब वह धनराशि है 10 था मेरे पास, धनराशि कितना, 10, 1 का वैल्यू है 3, मतलब 1 पेन की, जैसे मान लो 1 पेन की कीमत है 3, 10 पेन की कीमत कितना हो गया, 3×10, 10 दिया 30। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे देखते हैं कि दो संख्याओं से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और बोला है कि दो संख्या से बना होना चाहिए। अब 2 संख्या से बना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में कराया हूं, सेम तो नहीं लेकिन इसी टाइप का। अब बोला है कि 5 से विभाजित, 5 से विभाजित का मतलब है कि 5 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूं, और बोला है कि 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग, 2 अंकों से। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55, ऐसे करके कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा। सिर्फ बोला है कि 5 से भाग जाना चाहिए और 2 संख्या होना चाहिए। 5 से भाग जाना चाहिए, कितना होगा, 90 और 95, 95 के बाद 100 कितना हो जाएगा आपका, 100 क्या हो जाएगा, 3 अंकों का हो गया, मतलब 95। और एक भी क्या है, 1 अंक की संख्या है, वो बोला है कि 2 अंकों का होना चाहिए, 2 अंकों का होना चाहिए। इसका मतलब मेरा सीरीज कहां से स्टार्ट होगा, 10 से, 10 + 15 + 20, ये कहां तक जाएगा, 95 तक। अब समझ में आ रहा है ये कि नहीं, थ्योरेटिकल वाले पार्ट में जब आप पढ़ोगे ना, पहला ही चैप्टर आपका नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे, वहां पे प्राइम नंबर वगैरह, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, वो सब पढ़ रहे थे, तो सीरीज के बारे में पढ़े। ठीक है ना, सीरीज के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें मैं एक आपको फॉर्मूला बताया रहूंगा। अगर मुझे क्या निकालना है, योग निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, तो वहां पे फॉर्मूला बताया रहूंगा मैं कि 2n, आपका अगर मैं क्या करूं, 2a + n - 1 × d, ठीक है ना, n - 1 × d। अब इसमें क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है बस। अभी यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको क्या करना है, पुट करना। चलिए थ्योरेटिकल वाले पार्ट में हम पढ़े थे कि एसएन जो है ना, 2a + n - 1 × d, इस केस में जब क्या हो, डिफरेंस इक्वल हो और 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तब की बात। ठीक है ना, यहाँ पे 2a n - 1 × d, और इसको हम इसको गुणा किए थे किससे, n/2 से। ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे किससे, n/2 से। n/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे n/2 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, कितने पद है, पदों की संख्या, और आपका पदों की संख्या है, और आपका जो d है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। a का मतलब है पहला पद, ठीक है, पहला पद, प्रथम पद। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे नंबर ऑफ पद चाहिए। नंबर ऑफ पद कितने होना चाहिए, कि देखो 5 तो मुझे 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का ये तो 1 अंक है, 1 अंक है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट अंक है 95, और सब में क्या है, 5 का अंतर है,
इसका मतलब अगर 5 भी इंक्लूड होता तो टोटल पदों की संख्या कितना हो जाता, टोटल पदों की संख्या 19 होता, क्योंकि 95 को 5 से भाग दूंगा 19 आएगा, लेकिन मैं 5 को तो एक्सक्लूड कर रहा हूँ, 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 इंक्लूड नहीं है तो 19 में एक कम करना है, कितना आएगा 18, ठीक, 19 में एक कम करूँ कितना आएगा 18। तो हमें जब बस पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, तो ऐसे हमारा ए 2 गुणा ए कितना दिया है मेरा 10 से स्टार्ट हो रहा है मेरा सीरीज, तो 10, ठीक है ना, प्लस n माइनस वन का मतलब n कितना है मेरा 18 है, 18 में एक कम करूं कितना आएगा 17, ठीक है ना, इंटू डी डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस कितने का है मेरा, कॉमन डिफरेंस है सब में 5 का है, कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का है, तो 17 और 5, ठीक है, गुणा ये क्या है n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 18 का आधा, ये 18 बटा 2 कर लो, आगे वाली कर लेंगे, ठीक है ना। ये सेम किसके बराबर आ रहा है मेरा 10 दूनी कितना हो गया 20, 17 पंचे कितना हो गया 85, ठीक है ना, 18 में 18 का आधा कितना होगा 9, ठीक, 85 और 20 एसएन कितना 85 और 20 को जोड़ो कितना आएगा 105, 105 को 9 से गुणा करो, 105 को 9 से गुणा करो कितना आएगा एसएन तो कितना आएगा 9 पंचे 45, 5 9 शून्य 7 4, ठीक है, 9 एकम 945, तो हमारा जो योग है योग किसके बराबर हो जाएगा 945 की, योग किसके बराबर 945, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या सही है बोला, क्या सही है बोला, ठीक है ना। बोला है कि -16 बड़ा है -15 से, -16 बड़ा है -15 से। जब हम नंबर सिस्टम में जब पढ़ा रहे थे वहां पे भी इसके बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है, कि देखो जितना वो माइनस में बड़ा संख्या रहेगा वो उतना ही क्या रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये बोला है कि -16 बड़ा है, ये किसका साइन है बड़ा का है। जब हम दशमलव और भिन्न में पढ़ाए हूं वहां पे बड़ा और छोटा का साइन के बारे में डिटेल में पढ़े, तो ये क्या है -16 बड़ा है -15 से, बिल्कुल नहीं, -16 छोटा है किससे -15 से, ठीक। अब आते हैं कि -16 छोटा है -20 से, -16 छोटा है -20 से, बिल्कुल नहीं, -16 क्या है -20 से बड़ा है। बोल रहा है कि -16 बड़ा है -1 से, -16 बड़ा है, सॉरी -16 बड़ा है 1 से, बिल्कुल नहीं। डी बोला है कि -16 छोटा है -3 से, -16 छोटा है -3 से, बिल्कुल छोटा है किससे -3 से, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। चलिए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर। चलिए हमारा जो आपका जो एक जो आपका यूनिट हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है, दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, वो जो जितने भी लेक्चर हैं एक बार देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर किया गया है, सारे उसी से रिलेटेड क्या है आपका जो व्यापम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बनता है, सारे टाइप के क्वेश्चन कराया गया। एक बार जितने भी लेक्चर हुआ है 5-7 आपका वीडियो डला होगा, 5-7 वीडियो देख लेना। हमारा दशमलव और भिन्न पे आए हैं अभी, उसका जो उससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन करना है हमें। दशमलव भिन्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है, ठीक, जो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, छोटा भिन्न बड़ा भिन्न सारी चीजें हो चुका है। आगे देखते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला है कि वृत्त, ये क्या है, एक वृत्त है, जो वृत्त है ना वृत्त का व्यास का मतलब है एक तरफ के सर्कमफेरेंस से दूसरे तरफ के सर्कमफेरेंस का सीधा सीधे क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है व्यास है, व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर। और जो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, व्यास को हम 20 से अगर डिनोट कर रहे हैं तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा मेरा d/2 आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक। तो व्यास का आधा त्रिज्या कितना 21, हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा हमारा 21, ठीक है ना। त्रिज्या क्या हो गया मेरा 21 हो गया। और वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई और r, ठीक है ना, 2, ठीक, 22/7, पाई का मतलब क्या है 22/7, और मेरा r कितना दिया है, r मेरा है कितना 21, ये रहा 21, सॉल्व करो, एकम 3 22 दूनी 44, ठीक है, 44 गुणा 3, 44 गुणा 3 इकाई का दो आना चाहिए 32, ठीक है ना, क्योंकि 4 × 12 और 4 × 12 13 132 हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी गति को 1/15 भाग कम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित तय करता है तो उसकी गति निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिसको समझ में आया है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता है वो आसानी से कर लेगा। चलिए हम जब पढ़ेंगे ना आपका जो रेलगाड़ी के साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। रेशियो मेथड से ही बनाएंगे,
बेसिक मेथड से नहीं जाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। देखिए एक चीज तो हमें पता है, अगर मैं स्पीड निकालने जाऊं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड निकालने जाऊं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। सॉरी, आपका जो स्पीड है, चाल है, दूरी बटा क्या होता है, समय, दूरी बटा समय। इसका मतलब मैं यहां से अगर मैं 3 यहाँ पे कंडीशन बन सकता है कि जो मेरा स्पीड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। मेरा स्पीड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, ठीक है ना। और मेरा जो डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, ठीक है। ये 3 कंडीशन बनता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बोला है कि यदि वो अपनी गति का 1/15 भाग कम करता है, ठीक है ना, तो बोला है कि 10 किलोमीटर, अंतर किसमें आया है, किलोमीटर में आया है। 10 किलोमीटर क्या होता है, कम होता है, ज्यादा है, किलोमीटर में अंतर आया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर मैं सॉल्व करना चाहूं। अब देखो कि बोला है कि क्या बोला है, गति को क्या किया है, 1/15 कम किया है। पहले 15 था, 15 में 1 कम कर दिया है तो कितना हो गया है, 14 हो गया, ठीक है ना। चलिए वही वाला जो केस है, पहले और बाद में। पहले स्पीड बाद में स्पीड, पहले डिस्टेंस बाद में डिस्टेंस। पहले स्पीड कितना था, 15 था, ठीक है भैया। पहले स्पीड कितना था, 15 था। अब स्पीड 1 कम कर दिया तो कितना हो गया भैया, 14 हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं कि अगर मैं बोला है कि अब डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन देखूं, ये रेशियो का रिलेशन है, ठीक है ना। स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन देखो तो दोनों क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब जिस रेशियो में मेरा स्पीड होगा, जिस अनुपात में स्पीड होगा, उसी अनुपात में क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ठीक है ना। तो स्पीड, मेरा स्पीड कौन से रेशियो में है, 15:14 में है। तो मेरा जो ये जो है ना आपका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 15:14 में ही हो जाएगा, 15:14। अब ये जो डिस्टेंस था, पहले 15 तय करता था, 14 किसके कारण कर रहा है, ये जो स्पीड में कमी के कारण। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस का अंतर कितने का, यहाँ पे 15 से 14 हुआ है, मतलब 1 का अंतर है। और 1 का अंतर किसके बराबर होगा, हमेशा जो अंतर जितना क्या है, कम किया है, तय किया है, या फिर ज्यादा तय किया है, उसी के अंतर के बराबर होता है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 10। 1 किसके बराबर, 10 का। तो 1:10 के बराबर, तो 15 रेशियो किसके बराबर, 150 के बराबर। तो 14 रेशियो किसके बराबर, 140 के बराबर। इसका मतलब है अगर पहले 150 किलोमीटर चलता था तो अब कितना किलोमीटर चलता होगा, 140 किलोमीटर। बोला है कि जो पहले कितने घंटे में तय करता था, वो 30 घंटे में। इसका मतलब है 150 किलोमीटर को, ठीक है ना, 150 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करता था, 30 घंटे में। इसका मतलब उसका स्पीड, क्योंकि स्पीड हमें कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना तय करता था, वो 150। समय कितना लेता था, वो 30 घंटे। 30 घंटे मैं नीचे लिख दिया, तो 150 को 30 से भाग दूं, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था, ठीक है ना। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था। अब स्पीड को कम कर दिया, जिसके कारण वो कितना दूरी कम तय कर रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है। कोई सभी क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। सारे जो टॉपिक है क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही करेंगे, ठीक है ना। ये 3 रिलेशन बनता है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे इसको तो डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। साइक्लिक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है क्या है, सेंटर सर्कल इन सर्कल ऑफ सेंटर विथ O इफ ADC कहा गया, ये ADC कितना दिया है, हमें दिया है कितना, 130 डिग्री, ठीक है भैया। ADC कितना दिया है, 130 डिग्री। अब मैं अगर क्वेश्चन देखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं डायग्राम देखूं तो डायग्राम पे देखना कि ACB ये यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूं, यहाँ पे ACB अगर देखना चाहूं तो ये वाला जो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और जो आपका जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आमने सामने की भुजा है ना, आमने सामने की भुजा को अगर मैं जोड़ूं तो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और जो चारों जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल है, चारों एंगल को अगर मैं जोड़ूं तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसका मतलब है डी और बी क्या होंगे, दोनों का अगर मैं योग करूं कितना आएगा, दोनों का योग करूं कितना आएगा, 180 डिग्री। जब मेरा डी कितना है, डी मेरा 130 है, तो 130 में कितना जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 180। यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा मेरा, 50 डिग्री। जब ये 90 ये 50, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब है कि 90 और 50 कितना होता है, 140। 140 में कितना और जोड़ू तो 180 आएगा, कितना आएगा, 40, ठीक है। तो मेरा जो
या फिर BAC, BAC अच्छा निकालना क्या है मेरा, BAC निकालना है, तो BAC का मतलब बीच का जो यहाँ पे अल्फाबेट होता है वो एंगल को दिखाता है, मतलब कोण ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कहाँ दिया हमारा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये आप बेसिक से आप चाहो तो पूरा थ्योरेटिकल वाला पार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बेसिक समझना चाहूँ तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, या फिर आपका जो समान चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सामने सामने की भुजा का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री 130 था, सामने कितना हो जाएगा 50, ऑब्वियस सी बात है 180 में 130 घटा 50 आ गया। जब ये 50 है, मुझे ये पता है 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है, क्योंकि ऊपर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या है चाप खींचे तो वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो और ये 50 डिग्री है, दोनों कितना होगा 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब 140 दो है तो बाकी वाला जो कितना होगा 40, और यही हमें निकालना था 40, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि 10 वर्ष में ए की उम्र बी के उम्र की दुगुना होगी बी के 10 वर्ष पहले थी, ठीक। बी का मैं मान लो बी का एज क्या मान ले रहा हूं, बी मान ले रहा हूं, बी का एज क्या है बी मान ले रहा हूं। अगर वो 10 वर्ष पहले कितना रही होगी बी -10, तो ए की उम्र बी की उम्र का 2 गुना होगी, जो 10 वर्ष बाद हो रहा है ना, 10 वर्ष बाद मतलब a + 10 ये किसके बराबर होगा, इसके 2 गुना के बराबर। 10 वर्ष बाद इसके एक इक्वेशन ये बन गया। यदि अभी a की उम्र b से 9 वर्ष अधिक है, यदि a की उम्र b से 9 वर्ष अधिक है, a की उम्र जो है b से 9 वर्ष अधिक है, तब मुझे क्या निकालना है, b का वर्तमान एज निकालना है। तो मैं अगर पहले वाले को सॉल्व करना चाहूं तो कितना बनेगा, ये 2b माइनस का 20 बराबर a + 10, ठीक है ना। उधर जाके हो गया 30, तो 2b किसके बराबर a + 30, 2b किसके बराबर a + 30 के, और a के जगह मैं अगर क्या लिखूं 9 लिखूं, a के जगह मैं 9 लिखूं तो 2b कितना हो जाएगा b + 9 + 39, तो b इधर आया तो क्या हो गया 2b - b, ये किसके बराबर, जब 30 था ना 39 के, तो 2b में भी घटाओ कितना आएगा b कितने के बराबर 39, अच्छा ठीक, 2b किसके बराबर हो जाएगा 39। जो इक्वेशन दिया है, जो हमें स्टेटमेंट बोला है उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाना, बस बोला है कि 10 वर्ष में, 10 वर्ष के मतलब अभी से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अभी मान लो एज कितना है, ए का ए है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 ए, मतलब 10 जोड़ना है, 10 साल बढ़ जाएगा, और बी की उम्र की दुगुनी होगी, जो बी के 10 वर्ष पहले बी का एज कितना रहा होगा b - 10 रहा होगा, उसका 2 गुना होगा ए का। और दूसरा कंडीशन बोला है कि यदि ए बी से 9 वर्ष अधिक है, दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा 39, ठीक। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। बोला है कि 3 घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, घनाभ बनाना है। मान लो एक घन है, ये एक घन हो गया, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसे करके ये तीनों को जोड़ के क्या बनाया गया, घनाभ बनाया गया, ठीक है ना, ये तीनों को जोड़ के क्या बनाया गया, कुछ ऐसा घनाभ बनाया गया। ये घन है, इसका भुजा कितना है 8 है, इसका एक भुजा 8 है, इसका एक भुजा 8, ठीक 8 है। अब देखो कि जब एक भुजा 8 है तो मतलब ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये जो लंबाई है, लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा घनाभ का 24, लेंथ कितना हो जाएगा 24। लेकिन जो हाइट और जो ब्रेड्थ है, हाइट और ब्रेड्थ में कोई अंतर आएगा क्या, हाइट और ब्रेड्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। जो हमें अंतर देखने को मिलेगा वो किसमें, लेंथ में, क्योंकि ये 8 था, 8 4 24 हो गया, लेकिन ये तो तुम्हारा ब्रेड्थ तो 8 ही है, हाइट भी 8 ही है, सॉरी जो आपका जो लेंथ ब्रेड्थ है, हाइट भी कितना है 8 ही है, तो हाइट और ब्रेड्थ में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अंतर किसमें आया, लेंथ में अंतर आया। जब जो क्या निकालना है मुझे, घनाभ इस तरह बने, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2l × b प्लस b × h प्लस h × a, ठीक है ना, h × a। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, 2 लेंथ कितना है 24, ब्रेड्थ कितना है 8 प्लस 80 होगा 64,
ये भी हो जाएगा धन 80 कितना हो जाएगा, ये भी 64। अच्छा लेंथ है ना ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 गुणा 8, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करो बस इसको। 2 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 16 3 19 प्लस 64 प्लस 192 और 192 जोड़ो कितना आएगा, जोड़ते हैं 192 पे 4 9 दूनी 18 8 1 और 1 2 2 1 हमें 1 और 1 2 2 और 1 3 384 में 64 जोड़ो कितना आएगा 8 से 14 4 1 448 दूनी कितना होगा 448 दूनी 896, ठीक है 448 दूनी कितना हो जाएगा 896, क्योंकि घनाभ का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये घनाभ का एरिया है। घन का एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। घन का 6a²। अगर मैं घन का एरिया निकालूं तो क्योंकि घन के 6 फेज हैं, एक फेज का a² होगा तो 6 फेज का कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ये घन का है, वो घनाभ का, ठीक है ना। चल घन घनाभ पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वाला पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे। चल कितने क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी बचे हैं, ये भी बचे हैं, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। चल 5-6 क्वेश्चन और बचे, इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं, एक नाव की गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः पूर्व स्थान पर 4 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। एक चीज यहाँ पे समझना, जब नाव पढ़ते हैं ना, नाव आप स्ट्रीम वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम एंड बोट पढ़ते हो, तो ये स्ट्रीम एंड बोट का टॉपिक है। अब बोला है कि जो एक चीज हम समझते हैं कि मान लो नाव, ये क्या है, नदी है और नदी में क्या चल रहा है, ये नाव, ठीक है, नदी में क्या चल रहा है ऐसे समझ लो, ये नाव। अब नदी ऐसा बह रहा है और नाव का भी कुछ वेग होगा, मान लो नाव का मान ले रहा हूँ y मान ले रहा हूँ, और जो नदी है, नदी का कुछ वेग होगा, स्पीड होगा नदी का x मान ले रहा हूँ। अब जो नदी है ना, नदी जो है उसी डायरेक्शन में अगर क्या है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव बह रहा है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव बह रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा x प्लस वाई होगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब बोला है कि 30, एक नाव की गति स्थिर पानी, नाव की गति बोला है, नाव का वेग दे दिया y दे दिया है, ठीक, y दे दिया है, कितना दिया है मेरा 15। तो एक तो क्या बोला है कि गया है और फिर वापस आया, इसका मतलब है आपका जो नदी बह रहा है उसी दिशा में एक बार गया होगा और वापस आया होगा, और दोनों काम करने में कितना समय लिया है उसको, 4 घंटा और 30 मिनट लिया है। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब है 9/2 घंटा, 9/2 घंटा का मतलब 4-4.5 घंटा लिया है, ठीक है ना। चल, और जो 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया, अगर मैं इसका बेसिक इक्वेशन बनाना चाहूँ, बेसिक इक्वेशन बनाऊं तो 30 x प्लस वाई का मतलब है जित गया है, ठीक है ना, प्लस 30 वापस आया है, x माइनस वाई, ठीक, ये किसके बराबर होगा, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब है 9/5। अगर मैं यहाँ पे 30, x कितना है मुझे निकालना है, प्लस 15 प्लस का 30 x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस 15, ये किसके बराबर 9/2। अब अगर मुझे सॉल्व करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो एक काम करता हूं मैं, इसको क्या कर सकता हूँ, ये 30 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 30 को कॉमन निकाल के क्या कर सकता हूँ, 30 को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, 30 कॉमन निकाल लिया। सॉल्व करूँ कितना आएगा यहाँ पे, अगर एक बचा तो x माइनस 15 प्लस का, यहाँ पे क्या आएगा आपका x प्लस 15, ठीक है ना, x प्लस 15, ये बटा किसके बराबर होगा, x² माइनस का 225, ये किसके बराबर 9/2। अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो माइनस का माइनस खत्म, ठीक है ना, ऊपर बचा कितना मेरा 1 मिनट। अच्छा, करंट का इसको ऐसे करो, इसको 15 करो, ये x है, मतलब ये y है, ठीक है ना, ये 15 है माइनस वाई, ये जो हमें 15 दिया है ना, 15 जो है हमारा नाव का गति दिया, स्थिर में नाव का गति दिया है, नाव का गति मतलब दिया है, क्या दिया मेरा
x दिया, नाव का गति x दिया। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना ठीक से, फिर से करना, सॉल्व करना। चलिए, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 30 को कॉमन निकाल लूँ, 30 को कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा मेरा 15, ठीक है ना, 15 माइनस x प्लस 15 प्लस का x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बच जाएगा क्या 9 बटा। सॉल्व करते हैं इसको, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा माइनस एक्स खत्म, 30 बच गया, 30 3 90, 900, ठीक है ना, 900 बटा 225 माइनस एक्स 9 बटा 2, 9 एकम 9, 900, ठीक है ना, 200 स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो 100 है, 100 गुणा 200, 200 इधर हो गया बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया और 200 उधर गया, तो क्या बचा मेरा एक्स स्क्वायर किसके बराबर 25 के, तो मेरा एक्स किसके बराबर प्लस माइनस 5 के, माइनस वाला को इग्नोर करते हैं, प्लस वाला क्या आ जाएगा मेरा 5 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, एक चीज देखना कि गति, जो किसका गति स्थिर पानी, ठीक है ना, स्थिर पानी में किसका गति, नाव का गति बोला है, नाव का गति अगर बोला है मतलब एक्स दिया है, ठीक है, नाव का गति दिया एक्स है, मैं नाव का गति में क्या मान लू एक्स मान लू, और तुम्हारा पानी करंट का जो गति क्या मान लू वाई मान लू, ठीक है ना। तो एक्स दिया हुआ 15 माइनस एक्स, सॉल्व किए, सॉल्व करें जितना है आपका प्लस माइनस 5, माइनस वाले को इग्नोर करना है, प्लस वाले को सॉल्व आंसर लेना, ठीक है। बस इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना। चलिए, बोला है कि 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो औसत में भी कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, 10% का वृद्धि, 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन के लिए या तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो बेसिक, ये a माइनस बी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर का। इसको या तो आप बेसिक से कर सकते हो, या तो बेसिक से करने के लिए क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, मल्टीप्लाई करना है पहले इसका इन चारों के साथ, फिर माइनस का इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो क्या, जब हम आपका एलजेब्रा पढ़ते हैं तो एलजेब्रा में एक पढ़ते हैं कि x का घात अगर मैं 4 है, x का घात 4 माइनस 1 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसको मैं ब्रेक करूँ क्या होता है, x माइनस 1, ठीक है ना, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये किसके बराबर होता है, x माइनस 1 किसके बराबर, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बराबर होता है। ये जो है ना एंटिटी है, जब एलजेब्रा पढ़ते तो इसके बारे में पढ़ते, ठीक है ना। a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस b के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको अगर बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो, इसका पहले इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसके साथ एक हो गया एक चक्र, उसके बाद -1 का गुणा करोगे, फिर -1 का इसके साथ गुणा करोगे, -1 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, ठीक है। सॉल्व करोगे फिर भी आंसर उतना ही आएगा, अगर ऐसे सॉल्व करोगे फिर भी तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, आप जो भी मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखो x का घात 4 माइनस 1, ये जो है ना इसी फॉर्मूले में लग रहा है कि देखो x माइनस 1, x में क्या लूं, यहाँ पे x का घात x के बराबर में क्या लूं मैं, 2 का घात 1/4, 2 का घात 1/4 माइनस 1 लिखा है। अब 1/4 का घात 3, 1/4 का घात 3 लिखूंगा 3/4 आएगा, 1/4 का घात 2 लिखूंगा तो 1/2 आएगा, 1/4 का घात 1 लिखूंगा तो 1/4 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू मेरा क्या है, 2 का घात 1/4, x का वैल्यू जब 2 का घात 1/4 है, ठीक है ना, x का वैल्यू 2 का घात 1/4 है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 2 का घात 1/4 लिखूं तो कितना आएगा, 2 का घात 1/4, इसका क्या करना है मुझे, पावर में 4 करना है, -1 करना है। अब यहाँ पे देखो जब पावर के ऊपर पावर लगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 2 का घात 1 माइनस 1, 2 का घात 1 क्या होगा हमेशा 1, 2 के बराबर 2 माइनस 1 कितना आएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, चाहे ऐसे सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए, अब यहाँ पे देख लो
यहाँ पे आपका सर्ट सेट इंडाइसिस का जो क्या है बेसिक जो है लगता है। यहाँ पे देखो बेस बराबर है दो तिरालीस का घात 0.13, यहाँ पे 243 का घात 0.07। अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो जब आधार बराबर है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। घात जोड़ू कितना आएगा 0.13 धन 0.07। और इसके बारे में पढ़े हैं ना, हम लोग पढ़े हैं कि इसको अगर मुझे जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, दशमलव को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं। मैं हमारा जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वहां पे हो चुका है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखूं अगर मैं, अब यहाँ पे देखूं ये जो 7 का घात क्या है 0.7 का घात 0.25 गुणा में ये देखो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग लिख सकता हूँ। 7 का वर्ग का घात कितना 0.075, ठीक है ना। ये जो 343 है ना, 343 को 7 के घात में 3 लिख सकता हूँ। इसके पावर में क्या है 0.2। सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको जोड़ू, अगर मैं पावर को जोड़ता हूँ क्या लिख सकता हूँ 243 के पावर में क्या लिख सकता हूँ मैं 0.20। नीचे में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 का घात 0.25 गुणा 7 का घात मुझे डबल करना है, ठीक है। 75 का डबल क्या हो जाएगा 150, तो यहाँ पे 0.150, ठीक है ना, गुणा यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रिपल करूं तो 7 के घात कितना हो जाएगा 0.4। बस गुणा बस कर लो, ठीक है ना। चल अब यहाँ पे देखो कि सभी क्या है, सभी का आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सभी का आधार बराबर है तो घात को जोड़ना है, घात को जोड़ो 0.25 0.150, उसके बाद है 0.6, ठीक है ना। जोड़ना मैं सिखाया हूँ। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां पे देख लेना। यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक बढ़ा दें, यहाँ पे 1 अंक है तो हम 2 अंक बढ़ा दें। कितना आएगा 0, 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 9 10 10, ठीक है, हासिल 1 क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है 7 के घात में मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 7 के घात में, ठीक है ना। पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 7 के घात में 1 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ऊपर में क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का घात 243 का घात 0.20, नीचे में लिख सकता हूँ 7, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 का घात 5। 243 को क्या लिख सकता हूँ 3 का घात 5 लिख सकता हूँ। 3 का घात 5 0.20 डिवाइडेड में 7, ठीक है ना। अब ये देखो अगर मैं 5 और 20 का गुणा करूँ 100 का मतलब 3 का घात 1, 3 का घात मतलब 3/7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/7, ये ऑप्शन, ठीक है। 3/7 हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये जो आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस का अगर आपको बेसिक पता है, बेसिक समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो। साथ साथ आपका स्क्वायर और क्यूब का भी मिश्रण है, ठीक है ना, मिक्सचर है। आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। ट्रिपलेट से बना सकते हो या फिर बेसिक से बना सकते हो। देखो ये क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण ये 90 डिग्री का, अगर समकोण त्रिभुज दिख रहा है मैं पाइथागोरस लगाऊंगा क्या है, मैं यहां से निकाल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 20 का वर्ग, 20 का वर्ग का मतलब 400। अब ये हो जाएगा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग मतलब 144। और 400 में 144 घटाओ, 400 में मैं अगर 144 घटाओ कितना बचेगा, 400 में 144 घटा लेते हैं, 400 में 144, ये हो गया आपका 6, ठीक है ना, 5 2 256, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है 256 का अंडर रूट लो, क्योंकि पाइथागोरस लगा रहा हूं ना। कर्ण का वर्ग माइनस में क्या है लंब का वर्ग बराबर किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के। तो कर्ण का वर्ग मेरा किसका है, कितना आ रहा है 256, और 256 किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है। 256 किसका स्क्वायर है 15 का। तो ये पूरा वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 15 हो गया। लेकिन हमें निकालना कितना है, x निकालना है। x निकालना है, मैं छोटे वाले में भी पाइथागोरस लगा लूं, यहां से यहां तक लगा लेता हूं। यहां से यहां तक लगाऊंगा तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 256, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ठीक। 256 में आपका 12 में 144 घटाना है, कितना बचेगा 2, ठीक है। 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 मिनट 15 है ना, 15 का स्क्वायर 256, ठीक है। 15 का स्क्वायर 256 में माइनस किए, चलो
62 आ जाएगा। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा हमारा? 15 का अगर मैं वर्ग कर रहा हूँ, 5 5 25, 5 2 5 1 5 10 2 12, 225 आ, सॉरी 256, 256 किसका वर्ग है? 225, 225 किसके बराबर हो जाएगा? 1 8 81 के बराबर। अच्छा सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना। ये आपका 256 जो है, 256 15 का वर्ग नहीं, ठीक है ना, गलती से 15 का वर्ग हो गया, ठीक। 256 कितने का वर्ग है? 24 का, ठीक। 16 का 256, 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 16 इंटू 16 36। चल ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा है मुझे। कितने समकोण त्रिभुज? 2 समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला हो गया। अब दोनों समकोण त्रिभुज में मैं क्या लगा सकता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय। अगर यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। अगर मैं ये बाहर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालूं, बाहर वाला यहाँ से यहाँ, 400 में 144 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 256। 256 कितना? किसका स्क्वायर है? 16। तो ये तो 16 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं 225। 225 में 144 घटाऊं, कितना बचेगा? 81। कितना बचेगा आपका? 81 बचेगा। और 81 किसका वर्ग है? 9 का, ठीक। तो ये कितना हो गया? 9। ये पूरा 16 है और ये 9 है, बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा? 16 9 कितना हो जाएगा? बचा हुआ 7 हो जाएगा। बचा कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी का औसत भार 45 किलोग्राम, ठीक है। एबीसी का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम है, ठीक। बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ के क्या करते हो? भाग करते हो 45, ठीक। नंबर आप जो जितने भी पर्सन है उससे भाग करोगे। अब दो बी और सी, ए और बी, ए प्लस बी का कितना दिया? ए प्लस बी कितना दिया है आपका? 40। और बी प्लस सी कितना दिया है आपका? बी प्लस सी 43, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बचेगा? ये 5 या 15, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये कितने? 5 या 15, 1 4 या 12, 12 1 13, 3 135। यहाँ पे बोलो तो 80 हो गया। यहाँ से बोलो कितना हो गया? ये 86 हो, ठीक है ना। 135 था। और यहाँ पे देखो 80 और 86, 80 और 86 कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16, ठीक है ना। 166 कितना हो जाएगा? ये 166 होना चाहिए था, कितना? 135, लेकिन कितना है? 166 है। 166 है तो मतलब है बी 2 बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब बी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ है। तो एक्स्ट्रा कितना? 166 में कितना घटाना है मुझे? 135 घटाओ, इसको 1 बचा और ये बचा 3, 31। कितना किलोग्राम है? बी का जो वेट है कितना किलोग्राम? 31 किलोग्राम। कैसे किए देखो, जो 3 है, 3 का औसत निकालने के लिए तीनों का योग बटा संख्या 45 के। अब मैं तीनों का योग निकालूं, कितने बराबर आएगा? 135। 2 का योग बटा संख्या में जो 2 है, 2 1 3, 2 से भाग दिया 80 आया। ए प्लस बी कितना? 80। यहाँ पे बी प्लस सी कितना? 86। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी 2 बार है, बी 2 बार है। अगर ए प्लस बी प्लस सी करता तो 135 आता, और बी को एक बार एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, मतलब बी का वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड किया हूं। इसका मतलब क्या है? बी का वैल्यू जब एक्स्ट्रा ऐड किया हूं तो ये जो 166 है, 135 से 166 हुआ है, किसके कारण हुआ है? बी के कारण ही हुआ है। तो बी कितना? 166 में 135 घटाया कितना? 31, और 31 किलोग्राम क्या है? बी का वेट है, बी का भार है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं। एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंब वृत्तीय शंकु के आकार में है। यदि टेंट के आधार का व्यास 42 मीटर तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर, तो टेंट को तैयार करने में कितना कपड़ा आवश्यक है? कितना कपड़ा आवश्यक है मतलब एरिया निकालने बोल रहा है हमें। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल, ठीक है ना। कंप्लीट एरिया नहीं बोला है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ऐसे टेंट लगाना है। तो टेंट के चारों ओर, लेकिन कैसा लगाना है हमें? शंकु के आकार का। शंकु के आकार का मतलब चारों ओर में कितना कपड़ा लगेगा उसको देखना, मतलब एरिया निकालना। एरिया निकालना मतलब 2 पाई आर एल निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है? शंकु बना देता हूं मैं, ठीक है ना। एक शंकु है,
ये रेडियस है, ठीक है ना, हाइट है ये, और ये क्या है, स्लाइड हाइट 8, ठीक है, स्लाइड हाइट। मुझे दिया है टेंट का जो व्यास है, व्यास दिया है मतलब 42, टेंट का व्यास दिया है, टेंट का व्यास दिया है, तो मुझे क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, कितना हो जाएगा 21। हाइट, हाइट दिया है मेरा 28, ये रहा 28, ये 21 है, 28 है, पाइथागोरस लगा लो, ठीक है ना, तो अंडर रूट ऑफ 28 और 21, ठीक है, 28 और 21 का मैं क्या निकालू, 28 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, 28 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग अगर मैं करता हूं, ठीक है ना, 28 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग करते हैं, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 200, 441 प्लस 28 का, 28 का अगर मैं वर्ग निकालूं, 28 का वर्ग निकालूं, 88 64 16 16 दूनी 32 32 6 32 6 42 2, ठीक है ना, 32 6 42 4 2 दूनी 4 4 4 8 824, तो 824 अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं कितना आ जा रहा है, ये 5 5 6 8 4 12 1265, और 1265 है वो 35 का क्या है, स्क्वायर है, तो 35, तो ये हमारा कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, तो पाई आर एल लगाओ, पाई आर एल, पाई का मतलब है 22/7, आर कितना दिया है मेरा, त्रिज्या कितना दिया है 21, और एल कितना है मेरा 35, ठीक है, एल कितना है 35, सॉल्व करो, 5 एकम 7 एकम 7 या 21, तो 66 गुणा 35, 66 गुणा 35 करते हैं, 66 गुणा 35 करता हूं तो 35 का गुणा कर 5 छक्के 30 और 6 18 और 30, 18 और 30 कितना हो जाएगा आपका 48, 48 और 3 48 और 3 51 1 5 6 18 18 और 5 कितना होगा, 18 और 5 23, तो 2310 वर्ग किलोमीटर, तो सी कितना आ जाएगा हमारा 2310 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। पाई आर एल निकालना है, एल तो मुझे नहीं पता ना, स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग 824, इसका वर्ग 441, दोनों को जोड़े 1265, इसका वर्ग 35 का होगा हमारा एल, पुट किए फार्मूला में कितना आएगा 2310, ठीक है ना। 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 किलोग्राम किसका 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 20 एकम 20 20 पंचे 100, तो 5 5 दूनी 10 शून्य, 5 एकम 5 5 और 1 25 और 1 26 26%, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन हम अगले जो लंबा हो जाएगा आपका जो लेक्चर है, तो अगला जो है इसलिए अगला जो वीडियो है अगले वीडियो में हम रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। आप सारे क्वेश्चन एक बार आपका जो बैकवर्ड जाके आप स्लो मोशन में भी देख सकते हो, एक एक चीजें समझना, ठीक है ना। इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है ना। लेकिन इसके जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक हम आपका जो यूट्यूब चैनल में सारी चीजें कराएंगे। अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है दशमलव और भिन्न, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं व्यापक में सारी चीजें कराया जाए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक किए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट किए अपना यूट्यूब चैनल, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, बीच में स्टार्ट किए थे बट बीच में छोड़ दिए थे, इसमें वीडियो वगैरह डालना, ठीक। अभी देख रहे हैं चीजें अभी क्या है, स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा फंबल वगैरह होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।